हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक लक्ष्य नीट बैच में। हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। हेलो हेलो हेलो। यकीन 2.0 क्यों लिखा है भाई? नशे में था, पीपीटी बनाने वाला थोड़ा आज। यार, कोई बात नहीं। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। हेलो 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 हेलो। ये लिख देता हूं लिखने से। ले, ले, खुश रह तू। वी वांट जस्टिस। धरने पे बैठ जाए, काम कर, धरने पे बैठ जा, है ना। काम कर, धरने पे बैठ जा, फिर वहां से तुम्हें समझ आएगा, है ना भाई। धरने पे बैठ जा, चल जा। ले, लिख दिया। लक्ष्य, लक्ष्य बैच फॉर नीट 2027। वायदे से 25 तो होना ही नहीं चाहिए तेरे बैच के बाद। 25 की बेइज्जती है 25 लिखने में, है। 25 खुद शर्मा जाता है कि अरे यार, किस गधों के सामने आप नीट 2025 लिख दिए, है ना। 25 की लिखने में बेइज्जती हो जाती है यार, समझ रहे हो। चलिए, तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। और बेटा पैरेलली हम लोग वेव ऑप्टिक्स भी पढ़ेंगे। और लास्ट वीक मेरे पास कॉल आया था कि आप शेड्यूल चेंज करने में कंफर्टेबल हैं, मंडे को, ट्यूसडे को, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे क्लास ले लेंगे, कुछ चेंजेस है किसी और सब्जेक्ट में किसी रीजन से। तो मैंने तुरंत से कैलेंडर खोला तो कैलेंडर में देखा कि 2 वीक तो मेरी क्लास ही नहीं आएगी। एक वीक दिवाली की छुट्टी हो रही है, अगले वीक छठ की छुट्टी हो रही है, तो छुट्टी छुट्टी हो जाएगी। मैंने बोला तुरंत से पहले पहले कुछ मत करो, तुरंत से क्लास चेंज करो, मंडे को लगाओ, है ना, ताकि क्लास आए। नहीं तो 2 वीक तक क्लास नहीं आती, सैटरडे संडे तो, सॉरी फ्राइडे सैटरडे तो तुरंत से मैंने बोला हाँ हाँ प्लीज गो अहेड, गो अहेड, गो अहेड। तो उन्होंने एकदम भागा गो अहेड। तो तो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, मतलब कि मॉडर्न फिजिक्स हम लोग शुरू करने वाले हैं। वेव ऑप्टिक्स भी पैरेलली पढ़ाऊंगा बेटा, छोड़ूंगा नहीं, है ना। हम पढ़ेंगे और साथ साथ में खत्म होगा। मुश्किल से मुश्किल यहां से 20 से 25 दिन लगेगा, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो चलिए सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स की अहमियत को आपको समझाते हैं। जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़ते हैं तो उस चैप्टर में ना, अभी तक मैंने बताया नहीं जानबूझ के, लेकिन एक क्वेश्चन बाय कंटेंट रेशियो डिफाइन करते हैं। क्वेश्चन बाय कंटेंट रेशियो क्या होता है, इसको समझना। अगर मैं कहूं क्वेश्चन डिवाइडेड बाय कंटेंट, कंटेंट मतलब कितने क्वेश्चन नीट में आते हैं। क्वेश्चन ऐसे नहीं कि कितने क्वेश्चन बनते हैं, कितने क्वेश्चन उससे नीट में आ सकते हैं, और उसके रिस्पेक्ट में उस चैप्टर में कितने फॉर्मूले हैं, कितने कंसेप्ट है, कितने थ्योरम है, कितने टॉपिक है, मोटा मोटा कितने टॉपिक है। अगर आप इसका रेशियो देखेंगे तो इसका रेशियो हाई होना चाहिए कि लो होना चाहिए, इंपॉर्टेंट नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी चैप्टर को आप कैसे डिसाइड करेंगे कि मेरा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से? जितना क्वेश्चन बाई कंटेंट रेशियो हाई हो कि लो हो। तो ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि क्वेश्चन बाई कंटेंट रेशियो भी पढ़ा दूंगा बेटा जब मैं वेव ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा। तो क्वेश्चन बाई कंटेंट रेशियो जितना हाई है, जितना हाई है उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। जितना लो होगा उतना अच्छा होगा। बेटा प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर नहीं है, भगवान ने भेजा ही बहुत लो है तेरे अंदर। हे चमन, ये जितना कम है ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगा, और क्वेश्चन जितना ज्यादा पूछे ओवरऑल वैल्यू और बढ़ेगा। तो भाई कंटेंट कम से कम हो और सवाल ज्यादा बने तो अच्छा हुआ ना। अच्छा हाँ सही कह रहे हो सर। तो इसका रेशियो जितना हाई है उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब मैं अगर आपसे पूछूं सबसे ज्यादा हाई क्वेश्चन बाई कंटेंट रेशियो किसका है, सबसे हाई क्वेश्चन बाई कंटेंट रेशियो, तो सबसे हाई क्वेश्चन बाई कंटेंट रेशियो है ड्यूअल नेचर, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। वही मॉडर्न फेज का पहला सेक्शन, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बाई कंटेंट रेशियो इसका। उसके बाद आता है एटम, उसके बाद आता है एटम, फिर आता है न्यूक्लियाई,
और फिर आता है सेमीकंडक्टर, फिर आता है सेमीकंडक्टर, और फिर आता है यूनिट एंड डायमेंशन, फिर आता है यूनिट एंड डायमेंशन, और इस 5 के बाद ही कोई आता है। मतलब जो सबसे हीरा चैप्टर है नीट निकालने के लिए, कोहिनूर चैप्टर जिसको कह सकते हो नीट निकालने के लिए, वो तो ये सब है, वो तो ये सब है। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट मुश्किल से 3 से 4 लेक्चर में खत्म, और 2 सवाल नीट में पक्का, एकदम धर के 4 क्लास 2 सवाल। एटम 1.5 से 2 क्लास 1 सवाल। न्यूक्लियाई इसमें टॉपिक हटा दिया, रेडियो एक्टिविटी नहीं, तो इसमें तो 3 लेक्चर 2 सवाल। सेमीकंडक्टर 4 लेक्चर 2 से 3 सवाल। यूनिट एंड डायमेंशन आपको अगर रिवाइज कराऊंगा पूरे डिटेल में तो मैं करा चुका हूं। 5 घंटे 3 से 4 सवाल, 5 घंटे मतलब 3 क्लास से 3 सवाल। सबसे हीरा चैप्टर है ये सब, सबसे हीरा चैप्टर है। मतलब अगर आप पढ़ रहे हो और आपका फिजिक्स एकदम कमजोर है, जैसा कि सभी बायो का होता है, तो सबसे पहले बताया जाता है कि बेटा ये सब पढ़ लो, उसके बाद ही कोई चैप्टर आता है। इससे पहले कोई चैप्टर नहीं आ सकता, उसके बाद ही कोई चैप्टर आता है। और सबसे लो जो होता है, सबसे लो की कैटेगरी में अगर मैं डालूं तो आप इलेक्ट्रोस्टैट कह सकते हो, लेकिन एकदम इग्नोर नहीं कर सकते। इलेक्ट्रोस्टैट एंड मैग्नेटिज्म से मिला के 14 क्वेश्चन पूछ लिए थे नीट 2022 में, एकदम उल्टा पुल्टा तहलका मचा दिया था। तो कब किस सेक्शन में कहां से कितना सवाल आ जाएगा ना, ये भी अनसर्टेन होता है। इसलिए एक अच्छा बच्चा, सेलेक्ट होने वाला बच्चा सारा ही इक्वली इंपॉर्टेंट समझ के पढ़ता है, और जो सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसमें क्वेश्चन टॉपिक, क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से कर सकता है। रे ऑप्टिक्स इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। भले ही 14 लेक्चर में हमने पढ़ा है, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन वहां आता है। तो 14 लेक्चर 3 से 3 क्वेश्चन, हाँ 14 लेक्चर 3 क्वेश्चन। वेव ऑप्टिक्स में हम 5 लेक्चर में पढ़ेंगे, उससे 2 क्वेश्चन। यस मॉडर्न से रोटेशन में 2 सवाल, लेकिन लेक्चर 14। तो ये फर्क है, यस फर्क है, समझ गए। तो सबसे ज्यादा हाई होता है बेटा क्वेश्चन बाय कंटेंट रेशियो इन सभी चैप्टर का, और लो होता है, अगर लो बोलूं मैं, लो बहुत ज्यादा कंटेंट पढ़ना होता है तो आप कह सकते हो रे ऑप्टिक्स। कितना पढ़ना है यार, रोटेशन कितना पढ़ना है यार, बाप रे, हालत खराब हो जाता है पढ़ते पढ़ते। रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना पढ़ते हैं ना, उतना में तो ड्यूअल नेचर खत्म हो जाता है एक टॉपिक में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जितने क्वेश्चन लगते हैं, ठीक है ना। कह रहे वाई लो इसीलिए बेटा क्योंकि इसमें कंटेंट बहुत ज्यादा है, क्वेश्चन इसके करस्पॉन्डिंग कम आते हैं। तो क्या इसको छोड़ देना चाहिए? नहीं, पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है क्या? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स की कहानी शुरू करते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स शुरू कहां से हुआ था, है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, या ये कहूं क्वांटम नेचर ऑफ लाइट। क्वांटम नेचर ऑफ लाइट, क्वांटम नेचर ऑफ लाइट। क्वांटम नेचर मतलब लाइट की पार्टिकल नेचर। तो सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स शुरुआत कहां से होता है? सबसे पहले समझिए कि क्लासिकल फिजिक्स क्या होता है। क्लासिकल फिजिक्स वो मैकेनिक्स जो आपने पढ़ा है, जैसे वर्क एनर्जी पावर, लॉज ऑफ मोशन, इसको कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स। जो न्यूटोनियन फिजिक्स है, न्यूटन साहब का फिजिक्स है, उसको कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है ना, उसको कहते हैं क्लासिकल। तो क्लासिकल फिजिक्स बहुत पुराना फिजिक्स है। वर्क एनर्जी पावर, रोटेशन, बल्क मॉडुलस, फ्लूइड, ये सब क्लासिकल फिजिक्स में आता है ना। अब मॉडर्न फिजिक्स शुरू होता है लाइट के कंसेप्ट से, है ना। ये पूरा लाइट के कंसेप्ट से शुरू हुआ था। तो मॉडर्न फिजिक्स की शुरुआत सबसे पहले समझने के लिए आपको लाइट के हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि लाइट को हम पहले क्या समझते थे, है ना। लाइट से मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट होता है। तो पहले लाइट को हम क्या समझते थे और मॉडर्न फिजिक्स लाइट से कैसे स्टार्ट हुआ, इस चीज को समझने के लिए लाइट के कंसेप्ट को थोड़ा पीछे जाके समझना पड़ेगा। तो पीछे जाके क्या समझना पड़ेगा? तो पीछे जाके ये समझना पड़ेगा कि लाइट के कंसेप्ट को पहले किसने क्या बताया और कैसे हमने समझा। तो लाइट के बारे में सबसे पहले न्यूटन बाबा ने बताया था। न्यूटन बाबा ने 1670 मतलब आज से 300 साल पहले, लगभग 300 से 350 साल लगभग पहले, न्यूटन ने बोला था लाइट इज अ पार्टिकल। लाइट एक पार्टिकल है, एंड दैट पार्टिकल इज कॉल्ड कॉर्पस्क्यूलर पार्टिकल। और जिस तरीके से पार्टिकल, जैसे लॉज ऑफ मोशन में आपने पढ़ा है कि कोई एक पार्टिकल आता है सरफेस पे, कोलाइड करता है और ऐसे रिबाउंड होता है, तो यहां पे भी तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है कि I = R। उसी तरीके से इन्होंने
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो आपने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा है ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन या लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब इन्होंने पार्टिकल मान के दिया था और बोला था कि लाइट एक पार्टिकल होता है एंड वो पार्टिकल का नाम है कॉर्पस्क्यूलर पार्टिकल। और न्यूटन उस समय का फिजिक्स का भगवान था। न्यूटन ने मैकेनिक्स में, न्यूटन ने लाइट में, न्यूटन ने थर्मोडायनेमिक्स में, न्यूटन हर जगह घुस के थ्योरी दिया करते थे। तो फिजिक्स का भगवान बोलते हैं न्यूटन को। न्यूटन को क्या बोलते हैं बेटा? फिजिक्स का भगवान बोलते हैं कि भाई वो फिजिक्स का भगवान है, वो जो कुछ कह दिया उस पर कोई डिस्कशन नहीं होगा। न्यूटन इज अ गॉड ऑफ फिजिक्स, बाबा ऑफ फिजिक्स। ये थे न्यूटन का ऑरा, है ना। आसपास से गुजरता था ना तो 50 कंट्री के साइंटिस्ट की रूह कांप जाती थी न्यूटन का नाम सुन के। ये हो रहा था, 50 कंट्री के साइंटिस्ट का रूह कांप जाता था नाम सुन के। उसके बाद 20-30 साल बाद जो न्यूटन से भी थोड़े बड़े एज में थे, न्यूटन ने यंग एज में भी कई काफी रिसर्च कर दिए थे। ये हालांकि उनसे 20-30 साल बाद ये काम कर रहे थे, लेकिन ये बहुत बूढ़े हो चुके थे तब इन्होंने काम किया था। ये हाइजन, जो कि आपको वेव ऑप्टिक्स में पढ़ाऊंगा मैं डिटेल में। तो हाइजन ने लाइट को ना वेव माना था और उन्होंने लाइट की जो पूरी थ्योरी दी वो वेव ऑप्टिक्स में आता है। उन्होंने लाइट को एक मैकेनिकल वेव माना था कि लाइट एक वेव है और वो मैकेनिकल वेव है। तो मैकेनिकल वेव है तो इसको मीडियम चाहिए। मैकेनिकल वेव को क्या चाहिए होता है बेटा? मीडियम। ये हमने बताया हुआ है आपको, मीडियम चाहिए। जैसे साउंड मैकेनिकल वेव है तो उसको मीडियम चाहिए। तो हाइजन का हाइपोथेसिस था, ये 17वीं शताब्दी की बात है, 1690 में। देखो 1690 में हाइजन ने बोला कि लाइट इज अ मैकेनिकल वेव एंड देन मैकेनिकल वेव मीडियम इज रिक्वायर्ड। मीडियम इज रिक्वायर्ड, तो भाई मीडियम रिक्वायर्ड है तो कौन सा मीडियम रिक्वायर्ड है? नाम क्या है उसका? और उस लाइट को सन से लेकर अर्थ तक लाता कौन है? हाइजन से लोगों ने पूछा तो हाइजन के पास आंसर नहीं था। उन्होंने कह दिया कि एक हाइपोथेटिकल मीडियम होता है जिसको हम ईथर कहते हैं, ईथर मीडियम नाम दे दिया था। और इन सभी फिनोमेना को, जैसे इंटरफेरेंस हो गया, इंटरफेरेंस पार्टिकल का नहीं हो सकता। तो न्यूटन साहब कभी भी लाइट के इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, अभी मैं बताऊंगा। न्यूटन साहब कभी भी लाइट के डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, लाइट के पोलराइजेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। लाइट का ही ये फिनोमेना होता है जो वेव ऑप्टिक्स में मैं आपको पढ़ाऊंगा। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये किसका हो सकता है? एक वेव का। और वेव मतलब लाइट ये शो करता है, लाइट shows this things phenomena, shows this phenomena मतलब लाइट ये फिनोमेना शो करता है, लाइट ये फिनोमेना शो करता है, लाइट ये फिनोमेना शो करता है। हेंस लाइट इज अ वेव, हेंस लाइट इज अ वेव, मतलब लाइट वेव है क्योंकि लाइट इंटरफेरेंस शो कर रहा है और एक वेव ही इंटरफेरेंस शो कर सकता है। कभी भी पार्टिकल का बेटा इंटरफेरेंस नहीं होता। ये अगले चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा आपको। वेव में क्या होता है? इंटरफेरेंस होता है। मतलब दो टॉर्च जला दूंगा ना, यहां पे मैं समझाऊंगा थोड़ा। दो टॉर्च जला दूंगा ना तो इस बोर्ड पे एकदम ही ब्राइटनेस नहीं होगा, कहीं ब्राइटनेस होगा, कहीं डार्क होगा, ब्राइट होगा, डार्क होगा, ब्राइट होगा। ये वेव की इंटरफेरेंस से कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है। अब तुम बोलोगे सर इंटरफेरेंस तो हम समझते ही नहीं है बिल्कुल भी, तो आप गधे हो, क्योंकि इंटरफेरेंस तो आपने 11th क्लास में पढ़ा था वेव में। साउंड का भी इंटरफेरेंस होता है, याद करो। आई मैक्सिमा आई मिनिमा कुछ ऐसा पढ़ा था। आई मैक्सिमा इज इक्वल टू √i1 प्लस √i2 का होल स्क्वायर। ये पढ़ना है फिर से तुम्हें, और सेम तुमने साउंड वेव में पढ़ा हुआ है। आई मिनिमम होता है √i1 माइनस √i2 का होल स्क्वायर। ये सब तो पढ़ा हुआ है आपने। तो सर ये तो साउंड भी शो करता है। हाँ, तो साउंड भी वेव है। वेव का ही हो सकता है ये। सर वेव का हो सकता है मतलब लाइट वेव है। हाँ, तो क्या न्यूटन साहब गलत हो गए थे? हाँ, उस समय न्यूटन साहब इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो क्या सर भगवान गलत हो गया? नहीं, लोगों ने नहीं माना हाइजन को। हाइजन लोग चिल्ला चिल्ला के, चीख चीख के, घूम घूम के लोगों को समझाते रहे, यो भाई इधर आओ ना, न्यूटन गलत था, लाइट तो वेव है। बताओ तो इंटरफेरेंस लाइट का हो रहा है, तो बताओ लाइट क्या है? तो लोग कहते थे कि लाइट तो वेव है, इंटरफेरेंस कर रहा है। तो बोलो लाइट वेव है कि नहीं? बोला नहीं नहीं, न्यूटन बोला वो सही। लोग ऐसे उस समय न्यूटन के लिए क्रेजी थे। कोई उनको आके समझाता भी कि देखो लाइट सोर्स आया, लाइट का इंटरफेरेंस हो गया, लाइट का डिफ्रैक्शन हो रहा है, बोलो लाइट क्या है? कहता है तो वेव होता है, वेव का ही डिफ्रैक्शन होता है। बोलो वेव है, तो आदमी नहीं 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 पार्टिकल है, क्योंकि न्यूटन ने बोला था। तो भाई अगर पार्टिकल है तो बताओ लाइट इंटरफेरेंस कैसे शो कर रहा है? मतलब वो नहीं पता, न्यूटन ने बोला था। ऐसा मतलब भौकाल था न्यूटन का, भौकाल था एकदम। लोग थर थर कांपते थे। न्यूटन किसी शहर से गुजरता था ना तो आसपास के 50 कंट्री के साइंटिस्ट थर थर कांपते थे। लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, सीधा नकार दिया। देखो जैसे क्या क्या क्या, देखो क्या होता है।
कोई तुमको समझाए, देखो लाइट आया, लाइट का इंटरफेरेंस हुआ, दिखा सर लाइट का इंटरफेरेंस हो रहा है। इंटरफेरेंस किसका होता है सर? वेव का होता है। मतलब लाइट क्या है? तो वेव हो सकता है। हाँ तो बताओ लाइट क्या है? बोला नहीं नहीं न्यूटन बोला था पार्टिकल है। बाप रे बाप, पाप कराएगा ये साला। हाइजन मूर्ख बना रहा है, हाइजन मूर्ख बना रहा है। वेव है, वेव कैसे हो जाएगा? लाइट तो पार्टिकल है। ये और था। तो ह्यूजन को एक्सेप्टेंस नहीं मिली। हालांकि ये एक्सपेरिमेंटली थ्योरेटिकली प्रूफ कर दिया कि लाइट वेव है, लेकिन इसके थ्योरी को किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया, एक्सप्लेन नहीं किया। अब आता है बात 1865 में। धीरे 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 समय निकला, समय निकलते निकलते 1865 की एक समय है जब एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल। उन्होंने बोला कि नो नो नो, लाइट इज अ वेव, बट लाइट इज नॉट अ मैकेनिकल वेव, लाइट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव, दैट इज ईएम वेव। अभी आपने पढ़ा था ना पिछले चैप्टर में रे ऑप्टिक्स से पहले कि लाइट क्या है? लाइट तो ईएम वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट होता है विजिबल लाइट, लाइट तो ईएम वेव है। 1865 मतलब कितना साल बाद हो गए? 150 साल लगभग। देखो ना 1690 से 1865, 150 साल बाद एक मैक्सवेल का नाम का साइंटिस्ट आया। वो कहता है यस लाइट इज अ वेव। हाइजन सही थे, हाइजन सही थे, लाइट इज अ वेव, लेकिन एक्चुअली में वो मैकेनिकल वेव नहीं थे, नॉन मैकेनिकल वेव। अब नॉन मैकेनिकल वेव भी इंटरफेरेंस शो करता है, इंटरफेरेंस तो वेव शो करता है, तो नॉन मैकेनिकल वेव इंटरफेरेंस शो कर रहा है और इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए, डज नॉट रिक्वायर मीडियम, क्योंकि नॉन मैकेनिकल वेव को मीडियम नहीं चाहिए होता है। एंड ट्रांसवर्स वेव इन नेचर, ये ट्रांसवर्स वेव है। लाइट इज एन ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। 150 साल बाद एक और साइंटिस्ट ने बहुत स्ट्रांगली जब बोला, तब तक न्यूटन साहब गुजर चुके थे, तब तक न्यूटन साहब गुजर चुके थे, दुनिया में नहीं थे। अब जब वो दुनिया में नहीं थे तो उनका प्रभाव थोड़ा सा कम हो गया था। तो लोगों ने धीरे धीरे सोचा कि कोई बात नहीं, भगवान से भी थोड़ी गलती हो जाती है। जब दो लोग साथ में मिल के बोल रहे हैं, हाइजन ने बोला, हाइजन भी गुजर चुके थे, मैक्सवेल यंग साइंटिस्ट, यंग एंड डायनेमिक, वो बोल रहा yes yes light is an EM wave and yes light is EM wave, not a mechanical wave but EM wave. Hyzen was right but not 100% because Hyzen says the mechanical, but actually this is not a mechanical, this is a EM wave. लोगों ने बोला सही है, न्यूटन से थोड़ी गलती हो गई थी। लेकिन फिर भी उस समय भी रिसर्च चल ही रहा था, थोड़ा थोड़ा रिसर्च चल ही रहा था। तभी एक साइंटिस्ट आता है मैक्स प्लैंक। ये कब आया? 1901 में। 1901 मतलब उससे लगभग 30 साल बाद, 30 से 40 साल बाद, देखो ना बेटा, 30 से 35 साल बाद एक साइंटिस्ट आता है मैक्सवेल, और वो कहते हैं नो नो, लाइट तो पार्टिकल ही है, लाइट तो एक्चुअल में पार्टिकल है, न्यूटन तो गलत हो ही नहीं सकता, बॉस इज ऑलवेज राइट। मैक्स भैया है, मैक्स भैया। तो मैक्स भैया जब आए तो उन्होंने बोला नो नो नो, एक्चुअल में लाइट इज अ पार्टिकल and light shows particle nature, like light is shows black body radiation, and black body radiation only explained by the particle nature, like photoelectric effect only explained by the particle nature, and light shows photoelectric effect and photoelectric effect only explained by the particle, hence light is a particle. तो उन्होंने मैक्सवेल ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन किया, explain photoelectric effect and photoelectric effect wave nature से explain ही नहीं होता, assuming particle nature of light, and same for the black body radiation। बोला कि अगर लाइट वेव है तो बुलाओ हाइजन को और मैक्सवेल को बुलाओ। मैक्स प्लैंक ने खुला चैलेंज दे दिया, अनाउंस कर दिया कि है किसी में दम तो बुलाओ और बताओ कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो एक फेनोमेना है, हम आगे इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे, वो आखिर कैसे एक्सप्लेन होगा। लाइट के वेव नेचर से एक्सप्लेन ही नहीं हो रहा था। तो जो यंग साइंटिस्ट थे वो मैक्सवेल से, मतलब 30 साल बाद तो लोग बूढ़े हो ही जाते ना, जो यंग साइंटिस्ट थे वो इस मैक्स प्लैंक से एक्चुअल में, अच्छा आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था, एक मिनट, आइंस्टाइन ने इसकी थ्योरी को यूज करके एक्सप्लेन किया था, थोड़ा सा इसमें भी कंट्रोवर्सी है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन्ड बाय आइंस्टाइन,
explained by Einstein but using theory of Max Planck। वो पूरा थ्योरी जो है फोटोन का है ना, वो मैक्स प्लैंक का है। तो आइंस्टाइन ने कोई बड़ा काम नहीं किया, मैक्स प्लैंक से थ्योरी को ले लिया था बस। एक्चुअली फोटोन थ्योरी जो है ना, पार्टिकल नेचर का जो थ्योरी है ना, वो मैक्स प्लैंक का है। और मैक्स प्लैंक ने जो एज्यूम किया था ना, जो एज्यूम किया था, उसको पूरा कॉपी कर लिया आइंस्टाइन ने, और उसी के बेसिस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर दिया। ये बात तुम्हारी सही है, ये बात तुम्हारी सही है कि सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए जो लाइट की पार्टिकल थ्योरी थी, वो मैक्स प्लैंक का दिया हुआ था। तो कई लोग कहते हैं कि मैक्स प्लैंक की थ्योरी चोरी कर ली, कई साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं, लेकिन अपने को चोरी करने में क्या इंटरेस्ट नहीं है। अपन कौन से हवलदार है, अपन तो ये देखें यहां पे उससे बड़ा कांड हो गया। क्या कांड हो गया? तो जितने भी यंग साइंटिस्ट थे वो मैक्स प्लैंक के थ्योरी के साथ चले गए कि यस लाइट इज अ पार्टिकल, लाइट इज अ पार्टिकल। और जितने लोग बूढ़े साइंटिस्ट थे वो मैक्स प्लैंक के साथ चले गए, नहीं लाइट इज अ वेव। और पूरी दुनिया के साइंटिस्ट में कोल्ड वॉर शुरू हो गया, मतलब मारपीट शुरू हो गया, एक दूसरे का छीछा लेदर कर दिए एकदम। पूरी साइंटिस्ट कम्युनिटी में छीछा लेदर हो गया। कुछ रीजन के साइंटिस्ट मैक्स प्लैंक के साथ चले गए, कुछ रीजन के साइंटिस्ट, कुछ कंट्री के साइंटिस्ट मैक्सवेल के साथ चले गए। कुछ मानते थे बूढ़े लोग, नो 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 लाइट इज एन वेव एंड मैक्सवेल वाज राइट। कुछ लोग थे मैक्स प्लैंक के सपोर्ट में, नो 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 लाइट इज एन पार्टिकल। और दुनिया को समझ ही नहीं आ रहा था, जैसे आपको भी नहीं समझ में आ रहा था, आपको भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि व्हाट इज लाइट। साला लाइट को तो कभी न्यूटन आके पार्टिकल बोल देता है, फिर ये कहते हैं नहीं मैकेनिकल वेव है, और पूरा चैप्टर पढ़ा दिया मैकेनिकल वेव मान के। फिर ईएम वेव मान के हमने पूरा ईएम वेव की कहानी पढ़ी और समझा कि लाइट इज एन ईएम वेव। फिर मैक्स प्लैंक आता है, कहता है नहीं लाइट इज अ पार्टिकल, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करके चला गया। मतलब तुम्हारे इमोशन के साथ कितने लोग खेल रहे हैं। तो भाई ये तो बनता है, अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा साला है क्या, लाइट आखिर है क्या। यहां पे स्टूडेंट बी लाइक हम नहीं पढ़ रहे हैं, हटाओ, आप पहले डिसाइड कर लो कि क्या है फिर पढ़ाना। तो बस वैसी कंडीशन क्रिएट हो गया, लोग बहुत उदास परेशान होने लगे, मारपीट करने लगे, एकदम हाहाकार मच गया, हाहाकार मच गया। और उसी समय ये बात चल रही है कब की, 1901 के बाद 10 साल तक लगभग ये युद्ध चला। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया तो स्कूल कॉलेज बंद हो गया। स्कूल कॉलेज जब बंद हो गया तो लोग अपने घर में आए। और उसी समय एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट नहीं, लॉ का स्टूडेंट था, जो पॉलिटिकल साइंस आर्ट्स होता है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और लॉ पढ़ रहा था। वो आदमी को इनके झगड़े में इंटरेस्ट आ गया, एक आर्ट्स के व्यक्ति को। और उस आर्ट्स का व्यक्ति, आर्ट्स पढ़ने वाला आदमी इनके बारे में पढ़ा, वो जाके खरीद के लाया कई किताबें, एनसीईआरटी, फिजिक्स में डीजी, वो फिजिक्स में डीजी खरीद के लाया। और फिजिक्स में डीजी खरीद के वो आर्ट्स का व्यक्ति, तू तो साइंस वाला है फिर भी नहीं खरीद रहा है, वो आर्ट्स वाला व्यक्ति फिजिक्स में डीजी खरीद के लाया। और उसने चैप्टर खोली कि आखिर लाइट है क्या, और उसने लाइट चैप्टर निकाला और फिर फिजिक्स में डीजी से पूरा पढ़ा कि व्हाट इज लाइट, क्योंकि वो आर्ट्स का था, वो आर्ट्स का था तो उसको लाइट के बारे में बेसिक नहीं पता था। तो वो फिजिक्स में डीजी खरीद के लाया और वो पढ़ा कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, ओके, इट इज द इन फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव सेंसेशन ऑफ विजन, ओके। तो आर्ट्स का व्यक्ति वो फिजिक्स में डीजी से फिर लाइट पढ़ा, यस। और लाइट पढ़ के उसको इंटरेस्ट आने लगा, फिर वो कई किताबें, कई रिसर्च किया, और बाद में आके इन सबको बोला कि तुम लोग गधे हो, लड़ रहे हो फालतू में। एक्चुअल में लाइट ना तो पार्टिकल है ना तो वेव है, तुम लोग शांत हो जाओ, लाइट है वह ड्यूअल नेचर। और उस आर्ट्स के व्यक्ति ने पूरी साइंस की और साइंटिस्ट कम्युनिटी की धजिया उड़ा दिया और फिजिक्स में नोबेल प्राइज ले गया। वो आर्ट्स का व्यक्ति का नाम है डी ब्रॉगली, और उसको 1923 में नोबेल प्राइज मिला इस हिस्टोरिकल काम के लिए। पूरे साइंटिस्ट कम्युनिटी का झगड़ा शांत करा दिया भाई ने। लाइट हैव अ ड्यूअल नेचर। इन्होंने बोला कि असल में वो क्या रहा है, लाइट इज नॉट अ वेव, लाइट इज नॉट अ वेव। और इनको हिंट कहां से मिला? फिजिक्स में डीजी से, यस, फिजिक्स में डीजी से इनको हिंट मिला, यस। देखो उसमें लिखा हुआ है फिजिक्स में डीजी, वहां से पता चला इनको लाइट इज नॉट अ पार्टिकल, लाइट पार्टिकल है ही नहीं, लाइट इज नॉट अ पार्टिकल नॉर वेव, नॉर वेव, नॉर वेव, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी का फॉर्म है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। एंड सम टाइम इट्स बिहेव, इसका नेचर है, सम टाइम इट्स बिहेव, इट्स बिहेव एज पार्टिकल
पार्टिकल और सम टाइम एज अ वेव, सम टाइम एज अ वेव, टाइम एज अ वेव। मतलब पार्टिकल है नहीं, वैसा बन जाता है कभी कभी, वो वेव है नहीं, कभी कभी वो वेव जैसा बिहेव करता है सारा, इसीलिए तो पकड़ में नहीं आ रहा था किसी को। अब कोई एकदम ड्यूअल नेचर का हो, कोई एकदम बात बात पे अपना चेहरा बदल दे, चेहरे के पीछे कई चेहरा लेके चलते हैं लोग, असली चेहरा तो समझ ही नहीं आता लोगों को। उसी तरीके से एक्चुअल में लाइट क्या था कि कभी कभी वो चलते 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 गुनगुनाते हुए पार्टिकल बन जाता था, कभी चलते 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 वेव बन जाता था। तो जिसने जैसा उसको पाया वैसा उसने बताया, जिसने जैसा उसको पाया वैसा उसने उसको बताया, और लोगों ने वैसा वैसी थ्योरी पढ़ी। लेकिन असली कहानी तो आर्ट्स वाले ने आके गेम चेंज कर दिया। उसने जड़ को पकड़ लिया कि साला ये तो दोनों नेचर शो करता है, ये तो असली में दोनों में से कोई नहीं है, ये तो साला है ही नहीं, ये तो भेष बदलता है। और लोग इसको पकड़ ही नहीं पा रहे थे। सेम 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 अगर मैं तुमसे पूछूं कि बेटा तुम कैसे हो, तुम अच्छे हो, तुम बुरे हो, तुम खराब हो, वाहियात हो, घटिया एकदम हो, कि बहुत सज्जन प्रकृति के व्यक्ति हो, बहुत शांत व्यवहार के व्यक्ति हो, कैसे हो तुम बताओ? तो एक्चुअल में तुम्हारे पास कोई फिक्स नेचर नहीं है, चेहरे पे कई चेहरा लेके चलते हो तुम। कैसे? अगर 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 मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं और तुम कभी आओ मेरे सामने, आए गुरुजी आए गुरुजी, एकदम आइडियल स्टूडेंट की तरह बिहेव करोगे। और वहीं अगर तुम्हारे सामने तुम्हारे पेरेंट्स हैं तो दुनिया का सबसे शरीफ बच्चा तुम ही रहते हो। लेकिन पेरेंट्स अगर बाहर गए और तुम दोस्तों के साथ मोहल्ले में घूम रहे हो तो तुम्हारा एक अलग प्रकृति निकल के आता है। चलते चलते किसी को टेपी मार देते हो, किसी घर में पत्थर फेंक देते हो, ये तुम्हारा पेरेंट्स और टीचर जब नहीं है तब का बिहेवियर है। और जब तुम अलग अकेले अगर कहीं पे अकेले हो तब तो वो तुम्हारा व्यक्तित्व ही इमेजिन नहीं किया जा सकता कि तुम क्या हो। तो असली में तुम कुछ नहीं हो बेटा, ये डिपेंड करता है कि सामने कौन है और उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा बिहेवियर चेंज होता है। अपने अपने आत्मा में झांक के ये बताओ कि तुम असली में क्या हो, क्या हो असली में तुम। बात पकड़ लिया कि नहीं पकड़ लिया? जब ऑफलाइन में मैं पढ़ाता था तब वो एग्जाम्पल देता था और उनको बताता था, एक वीडियो बहुत पुराना वायरल है कि जब जब क्लास चल रही होती है, बच्चा बैठा होता है, टीचर जान लगा के पढ़ा रहा होता है, बच्चे को कुछ समझ आए ना आए, कहता पूरा मास्टर का कॉन्फिडेंस एकदम पीक पे कि वाह यार मैं इतना अच्छा पढ़ा रहा हूं, बच्चे को समझ आ रहा है। वो बेचारा भोला बच्चा डर के समझने की एक्टिंग कर रहा है, अच्छा आइडियल स्टूडेंट बनने की एक्टिंग कर रहा है। यस यस सर, बताओ ऐसा होगा नहीं? बताओ ये तो ऐसा नहीं होगा, बताओ ये ऐसे रहेगा, ये होगा, समझ में आया? देखो ये ऐसे नहीं होगा। समझ कुछ नहीं आ रहा, लेकिन एक्टिंग पूरी चल रही एकदम जोरदार तरीके से, एकदम जोरदार तरीके से। क्लासरूम में 100 बच्चे होते हैं, पूरी एक्टिंग। तो इससे क्या मतलब, समझ आए ना आए लेकिन समझने की पूरी एक्टिंग करते हैं। तो ये टीचर्स को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए अच्छा रहता है। तो बताओ तुम क्या हो? बात तो सही है यार, घर वाले रहते हैं तो हमारा एकदम शरीफ वाला नेचर बाहर आ जाता है। जब हम दोस्तों के साथ रहते हैं तो एकदम उदंड वाला नेचर बाहर आ जाता है। जब हम खेलने ग्राउंड में होते हैं तो अलग नेचर सामने आ जाता है। तो सर ये तो अला हम तो बहुत सारा चेहरा लेके चल रहे हैं, बताओ तुम कैसे हो? और बाद में चल के डिब्रॉगली ने यह भी बोला, नेचर लव सिमेट्री। इनका कितना खूबसूरत थ्योरी है, नेचर लव सिमेट्री। लव सिमेट्री हाइपोथेसिस, पीएचडी के थेसिस में ये लाइन लिखा है। और 8 बार तो पीएचडी कर गया ये आर्ट्स का आदमी, 8 बार डिग्री कर लिया पीएचडी का, 8 किताबें लिख दी फिजिक्स पे। बताओ एक आर्ट्स का व्यक्ति को इंटरेस्ट फिजिक्स में आ गया, फिजिक्स में नोबेल प्राइज लिख दिया और 8 बार फिजिक्स में पीएचडी कर दी। लेकिन तुम एक बायो हो, इतनी फिजिक्स नहीं पढ़ पा रहे हो कि तुम्हारा नीट निकले, शर्म की बात है। नेचर लव सिमेट्री, ये स्टेटमेंट लिखा है उनके उसमें पीएचडी थीसिस में। नेचर लव सिमेट्री, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इनके बस का कहां था? तो फिलोसफिकल प्रूफ दे रहे हैं फिजिक्स का, देखो फिलोसफिकल प्रूफ। कह रहा है नेचर लव सिमेट्री। और ये सिर्फ लाइट के लिए नहीं है कि लाइट पार्टिकल और वेव होता है या लाइट पार्टिकल वेव नहीं होता है। इन्होंने बोला कि दुनिया का हर आदमी का 2-2 नेचर है। मतलब तुम भी एक वेव हो,
ये आगे हम पढ़ेंगे मैटर वेव के नाम से। इन्होंने बोला नेचर लव सिमेट्री, एवरी मैटर इन दिस यूनिवर्स हैव ड्यूअल नेचर। तब जाके लोगों में बीच में कंफ्यूजन दूर हुआ और लड़ना बंद किया और पूरे ब्रह्मांड में प्रेम और सद्भावना की तो उत्पत्ति हुई साइंटिस्ट लोगों के बीच में। तब प्रेम और सद्भावना का वो कायम हुआ लोगों के बीच में, है ना। कैसी लगी कहानी? तो और ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, सब सच है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीजें बीच में ऐड करिए, बाकी ये पूरी कहानी सच है, ये पढ़ी है मैंने, ठीक है। और उसके कुछ समय बाद 1927 में डेविएशन एंड जर्मन ने एक्सपेरिमेंट किया और इलेक्ट्रॉन को उन्होंने एज अ प्रूफ किया वेव। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एज अ वेव। अभी तक आप क्या पढ़ते थे? इलेक्ट्रॉन क्या था? पार्टिकल ही तो था, वो एटम में घूम रहा है तो पार्टिकल की तरह ही तो घूम रहा है। लेकिन डेविएशन एंड जर्मन ने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया कि इलेक्ट्रॉन वेव होता है और वेव का इलेक्ट्रॉन वेव का इंटरफेरेंस करा दिया। एंड यू नो द अमेजिंग फैक्ट्स, जेपी थॉमसन। एक और फैक्ट बता दो, जेपी थॉमसन गेट नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हिज सन जीपी थॉमसन also get Nobel Prize for the experimental verification of electron as a wave. Whole Thomson family is in the business of electron. It did not get. तो see, सिर्फ डेविएशन एंड जर्मन नहीं, कंबाइंडली जीपी थॉमसन को भी इसी काम के लिए कंबाइंड नोबेल प्राइज मिला था। दोनों ने सेम काम किया था। जीपी थॉमसन ऑल्सो प्रूफ एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। मतलब इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल हुआ करता था, उन्होंने भी इलेक्ट्रॉन को वेव प्रूफ किया था, जीपी थॉमसन। तो जे थॉमसन गेट नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जे थॉमसन गेट नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज हिज सन जीपी थॉमसन ऑल्सो गेट नोबेल प्राइज फॉर द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव। होल थॉमसन फैमिली इज इन द बिजनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जे थॉमसन रॉन्ग क्या है? जीपी थॉमसन ना, जे थॉमसन। तो मैंने क्या बोला? एमान थॉमसन कहां से आ गया? मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या नाम? जे थॉमसन हो गया ना भाई, जे थॉमसन ही था, क्या था? पूरी फैमिली इलेक्ट्रॉन की बिजनेस में भाई, नोबेल प्राइज मिलके धनी हो जाते हैं लोग, करोड़ों खरबों अरबों कमा ली इसी से। जीपी थॉमसन उनके बेटे थे बेटा। अच्छा तुम कह रहे हो गलत बोल रहे हो? नहीं, जीपी थॉमसन हिज सन। यू डोंट नो? ओ माय गॉड, यू आर वेरी चीप पीपल। इवन यू डोंट नो जीपी थॉमसन। जीपी थॉमसन का नाम सुन के तूने जे किया? अरे जे के बेटे थे जीपी, और जे को नोबेल प्राइज मिला इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी के लिए, और उनके बेटे को नोबेल प्राइज मिला इलेक्ट्रॉन के एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के लिए। होल थॉमसन फैमिली इज इन द बिजनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यू नो। You don't know? ठीक है, तो ये कहानी थी अभी तक की थोड़ी थोड़ी। ठीक है, तो आइए थोड़ा समझ में आया कि मॉडर्न फिजिक्स कहां से डेवलप हुआ। तो मॉडर्न फिजिक्स यहां से डेवलप हुआ कि जब इन्होंने लाइट का पार्टिकल नेचर दिया, तो लाइट के पार्टिकल नेचर मैक्सवेल ने क्या दिया था वो समझते हैं। कहानी तो तुम समझ गए। सबसे पहले न्यूटन ने बोला लाइट पार्टिकल, इन्होंने बोला लाइट मैकेनिकल वेव, और YDSC यंग डबल स्लिट इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन पढ़ाया। फिर मैक्सवेल आया, मैक्सवेल ने बोला कि नहीं लाइट इज तो EM वेव है, लाइट तो EM वेव है। उसके बाद फिर आते हैं मैक्स प्लैंक बोलते हैं नहीं लाइट तो पार्टिकल है। तो फिर झगड़ा शुरू हो गया, तो डी ब्रॉगली है, कहते हैं कि तुम लोग झगड़ा मत करो, शांत रहो, सब बताता हूं। मैंने फिजिक्स में DG में पढ़ा है कि लाइट इज नॉट अ पार्टिकल एंड नॉट अ वेव, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड सम टाइम इट बिहेव एज अ पार्टिकल। साला वो शो करता है पार्टिकल नेचर, एंड सम टाइम बिहेव एज अ वेव। नेचर लव सिमेट्री, सिर्फ लाइट ही नहीं, दुनिया का है ना, नेचर लव सिमेट्री वाइस वर्सा ट्रू होता है कि अगर लाइट दोनों नेचर शो कर सकता है तो कोई मैटर भी दोनों नेचर शो कर सकता है। और आगे चल के इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करके एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया जीपी थॉमसन ने, और जीपी थॉमसन को भी नोबेल प्राइज मिला। यस, ठीक है, समझ आया। तो आओ समझते हैं कि लाइट का आखिर बिहेवियर
कब रे की तरह होता है, कब वेव की तरह होता है, कब पार्टिकल की तरह होता है। ये भी तो इन्वेंशन से निकाल सकते हैं ना कि कब वो कैसा बिहेव करता है। जैसे मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम अपने पापा के सामने कैसा बिहेव करते हो, अच्छे बच्चे की तरह, पड़ोसी के सामने कैसे बिहेव करते हो, एकदम शैतान बच्चे की तरह, दोस्तों के साथ कैसा बिहेव करते हो, एकदम उदंड की तरह, और अकेले कैसा बिहेव करते हो, उसका कोई जवाब नहीं। तो उसी तरीके से आखिर लाइट रे तो कब बनता है, तो लाइट किसी ऐसे ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट कर रहा है जिस ऑब्जेक्ट का लेंथ या डायमेंशन, ऑब्जेक्ट का लेंथ या डायमेंशन बहुत बहुत बड़ा है लाइट के वेवलेंथ से। लाइट के वेवलेंथ से ऑब्जेक्ट का लेंथ बहुत बड़ा है। जैसे लाइट मेरे से मिलता है तो रे की तरह मिलता है, मेरे से मिलता है तो रे की तरह मिलता है। लेकिन लाइट किसी ऐसे ऑब्जेक्ट से मिल रहा है जिसका डायमेंशन लाइट के वेवलेंथ के कंपेयर में हो, तो वो वेव नेचर शो करता है, जैसे इंटरफेरेंस शो करता है। इंटरफेरेंस लाइट तभी शो करता है जब वो ऐसे ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट कर रहा हो जिसका डायमेंशन, जैसे होल है ना, स्लिट है, इस स्लिट का स्लिट विड्थ लाइट के वेवलेंथ के कंपेरेबल हो, तभी वो वेव की तरह बिहेव करता है। मतलब लाइट अगर बहुत छोटे होल से, पिन साइड होल से मिलता है तो अपना वेव नेचर शो करता है। और लाइट अपने प्रिय इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन छोटे छोटे भाई बहनों से मिलता है तो शर्माता है, कहता है मैं भी तो तुम्हारी तरह वेव ही हूं। समझ रहे हो? तो लाइट बिहेव एज अ पार्टिकल। लाइट कहीं चलते चलते मुझे देखेगा, बोलेगा एमआर मैं रे, एमआर मैं रे। और लाइट चलते चलते किसी छोटे से होल से मिलेगा, मैं वेव। और कहीं उसको इलेक्ट्रॉन दिख गया, इलेक्ट्रॉन से वो पार्टिकल की तरह मिलता है, इलेक्ट्रॉन से वो पार्टिकल की तरह मिलता है। लाइट बिहेव एज अ पार्टिकल, फोटोन, व्हेन इट इंटरैक्ट्स विद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। देख रहे हो? तो लाइट के सामने अगर मैं आ गया, लाइट के सामने मैं आ गया तो बोलेगा अरे तू तो रे है रे, चल निकल, ऐसे चल तू तो रे है, निकल निकल। और लाइट के सामने जब होल आ जाता है तो कहता है मैं बे। और लाइट जब इलेक्ट्रॉन को देखता है सर तो शर्माता है, कहता है मैं भी तुम्हारी तरह। यस, यस। बताइए, समझ में आया? हाँ, मेरे से तो रे तक की तरह बिहेव करेगा ना, छोटे होल से बिहेव करेगा तो वेव की तरह बिहेव। एक रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाइट होता है ना, रे की तरह चलता है। रे ऑप्टिक्स जो आपने पढ़ा है। समझ गया क्या? बोला था ना, पूरा मॉडर्न फिजिक्स को धुआं धुआं कर दूंगा, एकदम मजा आ रहा है। चलो, अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं अगर मैं आपसे पूछूं कि एनर्जी ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में बात करते हैं, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में बात करते हैं, ठीक है? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एनर्जी ऑफ लाइट इज, एनर्जी ऑफ लाइट, लाइट अगर उसका पार्टिकल नेचर एज्यूम करें तो क्या एच एफ होता है, जिसमें एच सी बाई लेमडा लिख सकते हैं? अगर हम लाइट को पार्टिकल नेचर लिखे तो लिख तो दिया है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, तो लाइट की एनर्जी को एच एफ या एच सी बाई लेमडा लिख सकते हैं क्या? यस सर, दिस इज करेक्ट, ये तो एच एफ होता है। अगर पार्टिकल नेचर माने तभी की बात कर रहा हूं। ट्रू, बिल्कुल ट्रू है। नहीं सर ये तो गलत है, ऐसा थोड़ी ना कुछ होता है, ऐसे तो हमने नहीं पढ़ा है, लाइट की एनर्जी तो ऐसा नहीं होता है। बताइए क्या होता है? बताइए। अरे गरीब आदमी, घर ही नहीं है, और चल नहीं बताऊंगा। एस सी बाई लेमडा सही तो, हाँ लिखा तो है एस सी बाई लेमडा। अभी 2 घंटे पहले मैं आया ही हूँ, 2 घंटे भी नहीं, 1.5 घंटे पहले, 1 घंटे पहले। तो 2 दिन से थोड़ा ट्रेवल कर रहा था, थोड़ी थकान है, आज सोएंगे तो ठीक हो जाएगा। स्मार्ट वॉच भी नहीं है, कुछ नहीं, ऐसी पहना है, काला पट्टा है, काला पट्टा है, तुम्हारी नजर ना लगे ना इसलिए।
₹10 का काला पट्टा है और क्या है, यस, ओनली 10 रुपीज काला पट्टा। तो दिस इज फॉल्स, यस। 17% लोग इसको गलत बताए मात्र। बाप रे बाप, का रे, तो अभी कहबे कि सवाल ना होता, कैसे होई, फिर कहबे कि सवाल ना होता, और बेसिक बात नहीं समझ में आ रहा है कि HF और HC वाला लेमडा क्या होगा। वाह बेटा, बाद में कहते हो सवाल नहीं होता सर हमसे, अरे पढ़ते ढंग से हो नहीं। देख रहे हो कितने परसेंट लोगों ने बोला, बाप रे 81% लोग इसको ट्रू बोल रहे हैं। बाप रे बाप रे बाप, हार्ट अटैक ना आ जाए मुझे। ई पढ़े हो वेव एनर्जी नहीं, तो सुन लो, कोई बात नहीं, जल्दीबाजी में तुमसे गलती हुई है वास्तविकता में, और ये छोटी छोटी बातों की वजह से ना हम सवाल नहीं कर पाते। कोई बात नहीं। एक्चुअल में दिस इज नॉट एनर्जी ऑफ लाइट। एनर्जी, पहले लाइट समझो क्या होता है, लाइट समझो। तो लाइट इज द नॉट फोटोन, लाइट इज अ कलेक्शन ऑफ टाइनी पार्टिकल विच इज कॉल्ड फोटोन। कलेक्शन ऑफ फोटॉन्स, कलेक्शन ऑफ फोटॉन्स मतलब लाइट स्ट्रीम जो होता है, लाइट जो रेडिएशन होता है, दिस इज द कलेक्शन ऑफ फोटॉन। जैसे ये बहुत सारे छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, और ये एनर्जी के पैकेट्स मूव करते हैं तो लाइट बीम चलता है। लाइट बीम, तो लाइट बीम में क्या होता है कि लाइट बीम में बहुत सारे छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, और एक एक पैकेट की जो एनर्जी होती है ना, जैसे मैं यहां पे लिखूं एनर्जी ऑफ फोटोन, तो एनर्जी ऑफ फोटोन जो होगा ना, वो बिल्कुल होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लैंक कांस्टेंट, और प्रोपोर्शनल कांस्टेंट इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो डायरेक्ट आप कह सकते हो एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू HF, एंड दैट F इज इक्वल टू C बाई लेम्डा। तो इसको लिख सकते हो SC बाई लेम्डा। तो सर लाइट भी तो ये होगा, नहीं, लाइट तो मान लो कि n नंबर ऑफ फोटोन, कंसीडर करो n इज द नंबर ऑफ फोटोन। तो इस बीम में कितने फोटोन है, n फोटोन है, तो लाइट बीम की एनर्जी कितनी हो गई। तो अगर एनर्जी ऑफ लाइट हो, एनर्जी ऑफ लाइट हो, तो एनर्जी ऑफ लाइट को लिखेंगे आप NHF या NHC बाई लेम्डा, NHF या NHC बाई लेम्डा, वेयर n इज द नंबर ऑफ फोटोन। n इज द नंबर ऑफ फोटोन। समझ रहे हैं क्या? तो थोड़ा थोड़ा तो ठीक लग रहा है, अभी और लगेगा, देखो थोड़ा लगो, देखो अब यहां पे H क्या है सर, प्लैंक कांस्टेंट है। H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और इस H की वैल्यू कितनी होती है, तो 6.6 इंटू 10 टू दी पावर -34, और H का यूनिट क्या हो जाएगा, तो H का यूनिट ये जूल है, और ये तुम्हारा F नीचे आएगा, तो नीचे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब सेकंड, जूल इंटू सेकंड, जूल इंटू सेकंड। बताऊं क्या, E बराबर HF, F होता है तुम्हारा फ्रीक्वेंसी मतलब 1/सेकंड, फ्रीक्वेंसी मतलब सिंपल 1/सेकंड, तो सेकंड यहां आ जाएगा, एनर्जी इंटू सेकंड बराबर H, तो एनर्जी मतलब जूल इंटू सेकंड, क्या होगा, जूल इंटू सेकंड, जूल इंटू सेकंड, जूल इंटू सेकंड, ठीक है भाई। और C क्या है सर, C स्पीड ऑफ लाइट। ये दोनों ना परफेक्ट कांस्टेंट होते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्या ये दोनों टर्म प्योर कांस्टेंट है? हाँ सर। तो क्या अगर मैं यहां पे वैल्यू रख दूं H और C का, तो डायरेक्ट फोटोन की एनर्जी में निकाल सकता हूं? हाँ। तो ऐसा यूनिट में H और C का वैल्यू अगर मैं रखता हूं, इसको सॉल्व करता हूं, तो ये आता है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -25, नहीं 2.5 नहीं 2.0, अरे यार भूल गया मैं, 1.2 आता है शायद, चलो सॉल्व करके निकाल लेते हैं, तो बहुत दिन हो गया पढ़ाए हुए यार। 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34, और स्पीड ऑफ लाइट है 3, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई लेमडा, मतलब लेमडा गिवन होगा जो ऐसा यूनिट में, वो रखेंगे हम मीटर में, रखेंगे यहाँ पे जो भी मीटर में दिया होगा उसको रखेंगे। तो 6.6 इंटू 3, तो क्षत्रिय 18, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 9, तो 1.8 आ रहा है लगभग, 1.9, 1.8 समथिंग, 1.9 बोल सकते हैं, इंटू 10 टू द पावर -25 बटा लेमडा इन अ मीटर, ये एनर्जी ऑफ फोटोन। इसको लगभग लगभग 2 लिख सकते हो, लगभग लगभग 2 इंटू 10 टू दी पावर -25
एनर्जी है तो जूल में आ जाएगा, वेवलेंथ आप मीटर में रखेंगे। क्लियर है क्या? वेवलेंथ ऐसा यूनिट, सबको ऐसा यूनिट में रखा है, सबको ऐसा यूनिट में रखा है, ये आ जाएगा लगभग लगभग 2 आ जाएगा। क्लियर है क्या भाई? चलिए, और एक एनर्जी का यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक एनर्जी का यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो अर्थ एनर्जी पावर में आपने पढ़ा होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। ये एनर्जी का यूनिट आपने देखा है? हाँ सर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है, यूनिट ऑफ एनर्जी। और यहां पे देखो, अगर आपने जूल में निकाला है तो 10 का पावर -25 जूल, बहुत छोटा एनर्जी नहीं आ रहा है, तो उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब हम लिखते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा वेवलेंथ एंगस्ट्रम में पुट करते हैं। जैसे 10 एंगस्ट्रम है, तो 10 रखेंगे, 10 नैनोमीटर है तो नैनोमीटर को पहले एंगस्ट्रम में कन्वर्ट करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करके एनर्जी ऑफ फोटोन हमें मिल जाता है। इस पर सवाल करेंगे अभी। 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा वेवलेंथ इन एंगस्ट्रम। सर कैसे आया? अरे जूल की वैल्यू यहां पे रख दी ना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल ये है, तो 1 जूल क्या हो जाएगा? बस 1 जूल की एनर्जी हो जाएगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। इसको हम रख के 1 जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रख देंगे और यहां से हम सॉल्व कर लेंगे बेटा। ठीक है? ठीक है क्या? केमिस्ट्री में करा था? बिल्कुल। तो एक बच्चा कह रहा है यहां पे 26 आएगा, चप्पल उठाऊंगा 26 पावर होगा, एमडी सानू। अब वो ना देख के कह रहा है, कलम उठा के करता ना तो उसको आ जाता। चप्पल उठा के इतनी चप्पल मारूंगा ना कि दोबारा 26 वर्ड तेरे जीवन में नहीं आएगा। 26 को देखेगा ना कहीं भी लिखा हुआ, 26 रुपए का अगर दूध कहीं मिल रहा है तो वहां से 200 किलोमीटर दूर भागेगा, नहीं 26 तो साला कभी भी जीवन में नहीं लिखूंगा मैं। आंख नाक कान से पसीना निकल जाएगा 26 से। रे गधेरा, 6.6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 पॉइंट समथिंग है, तो एक डेसिमल प्लेस पीछे लेके बाय डिफॉल्ट उसको सॉल्व किया। कैसे हो यार तुम यार, गजब बुद्धिहीन। 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा लैम्डा इन एंगस्ट्रम। नैनोमीटर में जब है तो ऊपर देख 1240 है, 400 नहीं होगा। समझ में आया? चलिए देख, तो एनर्जी ऑफ लाइट होता है बेटा NHF, एनर्जी ऑफ लाइट। अब मान लो तुम्हें एनर्जी ऑफ लाइट दिया हुआ है, लाइट बीम की एनर्जी दी हुई है, तो ये होगा NHF। तो यहां पे N क्या है? नंबर ऑफ फोटोन। या लाइट बीम की एनर्जी दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, तो नंबर ऑफ फोटोन यहां से निकाल सकते हो। हाँ सर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ फोटोन हो जाएगा एनर्जी ऑफ लाइट बटा HF, एनर्जी ऑफ लाइट बटा HF, ये हो जाएगा नंबर ऑफ फोटोन, ये हो जाएगा नंबर ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ लाइट बटा HF। क्लियर है क्या? ठीक है। अब कुछ ऐसी प्रॉपर्टी, पूरा लिख ही देता हूं, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जैसे रेस्ट मास ऑफ फोटोन। रेस्ट मास ऑफ फोटोन, रेस्ट मास ऑफ फोटोन ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में आएगा, मतलब जब फोटोन रेस्ट में आएगा, तब उसकी मास मेजर करेंगे तो 0 आएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है तो उसकी मास हम लिखते हैं 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। जब मैं रेस्ट में होऊंगा तो मेरी रेस्ट मास कितनी होगी? तो किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में रखते हैं ना, तब उसका मास मेजर करते हैं, उसको रेस्ट मास कहते हैं। अब फोटोन क्या है? सर फोटोन तो टीनी पार्टिकल है जो स्पीड ऑफ लाइट से चलती है, उसको रेस्ट में लाएगा कौन? सर कौन लाएगा? बताओ कौन लाएगा? बताओ कौन लाएगा? कोई नहीं ला सकता उसको रेस्ट में। तो सर फिर उसकी मास क्या होगी? तो लोगों को उसको औकात नहीं थी फोटोन को रेस्ट में लाने के लिए, तो बोला कि अगर फोटोन रेस्ट में आएगा तो उसका मास 0 होगा। कुछ भी, सच में मूविंग फोटोन का मास 0 नहीं होता, रेस्ट मास का फोटोन 0 होता। क्यों? किसी की औकात थी नहीं रेस्ट में लाके मेजर करने। क्यों? क्योंकि तो स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा था, उसको रेस्ट में लाएगा कौन? तो कौन? बताओ कौन लाएगा रेस्ट में उसको? कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो फोटोन को रेस्ट में लाके उसका मास मेजर करते। तो बोला तो फिर लोगों ने दहशत डर के बोल दिया कि साला 0। चलो मान लिया 0, जो रेस्ट में है तब उसका मास 0। तो बड़ा हल्का लगता है सर। हाँ देखो ना, लाइट कितना हल्का लगता है। अब लाइट में तो हजारों फोटोन है, तो फिर कहां लगेगा बताओ?
लाइट कितना हल्का लगता है बताओ, और लाइट में तो करोड़ों फोटोन है, तो फिर एक फोटोन की मास मोदी जी लाएंगे, मोदी जी को रेस्ट में लाएंगे ना। फोटोन देखो, बात समझो, बात समझो, ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन, हाइपोथेटिकल केस है ना। लाइट ऐसे ही बहुत हल्का लगता है, लाइट बहुत हल्का है, और उसमें करोड़ों फोटोन है, तो एक फोटोन की मास कितनी होगी, नेग्लिजिबल उन्होंने बोल दिया, ठीक है ना। तो रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0, और याद रखिएगा ये रेस्ट मास ऑफ फोटोन है, मूविंग मास ऑफ फोटोन नहीं है, रेस्ट मास ऑफ, जब वो रेस्ट में रहेगा तब, जब वो रेस्ट में रहेगा तब, ठीक है। चार्ज ऑफ फोटोन, चार्ज ऑफ फोटोन, फोटोन इज 0 एंड फोटोन कैन नॉट बी चार्ज ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि जैसे कोई बॉडी न्यूट्रल होता है उस पर चार्ज नहीं होता, और फिर बॉडी को हम चार्ज कर सकते हैं, जैसे मुझे चार्ज कर सकते हो, ठीक है ना, लेकिन फोटोन को कोई चार्ज नहीं कर सकता, फोटोन कैन नॉट बी चार्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, फोटोन कैन नॉट बी चार्ज, फोटोन कैनॉट बी चार्ज। Yes, photon is a tiny particle that cannot be charged. तो photon does not deviate. Photon beam does not deviate when it passes through electromagnetic field. Electromagnetic field. Photon beam does not deviate when it passes through electromagnetic field. जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से पास करता है ना तो डिविएट नहीं करता, क्यों? क्योंकि वो तो चार्जलेस है, न्यूट्रल है, बिकॉज फोटोन इज न्यूट्रल, फोटोन पे तो कोई चार्ज ही नहीं है, फोटोन इज न्यूट्रल, तो कैसे डिविएट करेगा? फोटोन इज न्यूट्रल तो डिविएट कैसे करेगा, है ना, है ना, फोटोन इज न्यूट्रल तो डिविएट कैसे करेगा? तो रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0, चार्ज ऑफ फोटोन इज 0, फोटोन बीम डज नॉट डेविएट व्हेन इट passes through the electromagnetic field. Speed of photon in a vacuum is speed of photon in vacuum is 3 into 10 to the power 8 meter per second, and in a medium speed of photon in medium v बराबर c बटा म्यू, जहां पे आप लिख सकते हो c बड़ा म्यू की वैल्यू हो जाएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर इंटू एप्सिलॉन, सही लिखा है, म्यू आर इंटू एप्सिलॉन, ठीक है भाई। चलो अब हम लिखते हैं मोमेंटम फोटोन। जो फोटोन होता है मोमेंटम कैरी करता है, मोमेंटम ऑफ फोटोन। सर फोटोन के पास रेस्ट मास नहीं होता, नहीं रेस्ट मास नहीं होता, तो मोमेंटम कैसे कैरी करता है? तो जब वो पार्टिकल चलता है तो एनर्जी एंड मोमेंटम वो कैरी करके चलता है ना, एनर्जी एंड मोमेंटम लेके चलता है। तो सर उसकी मोमेंटम कितनी होती है? सर ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि मोमेंटम लेके चलता है फोटोन। हाँ सर, कितनी होती बस उसकी मोमेंटम? तो आपको बस याद रखना है कि प्रियंका चोपड़ा को देखते तो एनर्जी आती है ना, प्रियंका चोपड़ा को देखते हैं तो एनर्जी आती है, तो प्रियंका चोपड़ा इज नथिंग बट एनर्जी ऑफ फोटोन। प्रियंका चोपड़ा को देखते तो एनर्जी आती है, तो फिर मोमेंटम, पी फॉर मोमेंटम, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? एनर्जी ऑफ फोटोन। अब यहां पे देखिएगा हम किसकी एनर्जी लिखेंगे? फोटोन की, लाइट बीम की नहीं। ये एक बात याद रखिएगा, हम यहां पे किसकी मोमेंटम की बात कर रहे हैं? तो मोमेंटम ऑफ फोटोन, लाइट बीम की पूरी मोमेंटम थोड़ी ना बात कर रहे हो, बीम की मोमेंटम थोड़ी ना, एक पार्टिकल की मोमेंटम की बात। किसकी मोमेंटम की बात करो? पार्टिकल की मोमेंटम की बात करो, है ना। तो यहां पे किसकी एनर्जी लिखेंगे? फोटोन की एनर्जी लिखेंगे। तो फोटोन की एनर्जी होती है प्रियंका चोपड़ा, पीसी, ठीक है ना। पंकज चाट वाला को देखता तो तुम्हें एनर्जी आती है? पंकज कार्बन वाला बोल सकता है, पूरे ऑर्गेनिक में तो कार्बन ही कार्बन है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। पंकज कार्बन वाला, ठीक है, तो पंकज कार्बन वाला को देखते तो एनर्जी आ जाती है सब, ठीक है। तो फोटोन की जो मोमेंटम होता है उसको हम निकाल सकते हैं, ई बराबर पीसी, तो पी बराबर ई बाई सी। फोटोन की एनर्जी क्या होती है भाई? फोटोन की एनर्जी क्या होती है? तो फोटोन की एनर्जी होती है एच सी बाई लेमडा, और सी पहले से है ये, तो सी से सी कट जाएगा, एच बाई लेमडा। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन को आप देख सकते हो यहां से, मोमेंटम ऑफ फोटोन P इज इक्वल टू
ई बाई सी और एच बाई लेमडा। लेमडा को भी क्या लिख सकते हैं, एच बाई लेमडा है, लेमडा को क्या लिख सकते, कुछ नहीं लिख सकते, लेमडा लेमडा एच एफ एच एफ एच एफ एच एफ, ई को लिख सकते हो एच एफ बाई सी, ठीक है ठीक है, एच एफ बाई सी लिख सकते हो वीर था ना। ई को हम लिख सकते हैं एच एफ बाई सी, और एफ बाई सी वैसे भी नीचे लेमडा होता है क्योंकि एफ फ्रीक्वेंसी बराबर होता है सी बाई लेमडा, एफ बराबर होता है बेटा सी बाई लेमडा, सी से सी कट जाएगा सीधा लेमडा, ये हो गया। क्लियर है क्या बेटा? फ्रेश स्टार्ट, हाँ फ्रेश स्टार्ट कर सकता है, पहले फ्रेश हो गया तो जा, तो फ्रेश स्टार्ट कर यार तो बड़ी समस्या है, फ्रेश स्टार्ट करने का 2 साल से फ्रेश स्टार्ट नहीं हो रहा, जब से 10th पास करके 11th में आया। यूनिट एंड डायमेंशन नहीं सॉरी बेसिक मैथ में जो बैकलॉग हुआ, याद कर, बेसिक मैथ में जो बैकलॉग हुआ उसके बाद से सारा आज मॉडर्न फिजिक्स आ गया 12th का लास्ट लगभग चैप्टर, फ्रेश स्टार्ट नहीं हो पाए, ये भगवान। आज भी दिन याद है कि 11th क्लास के बेसिक मैथ में सर जो बैकलॉग हुआ था, 11th क्लास के 11th में एकदम 10th पास करके डॉक्टर बन गए थे, जिस समय सीधा नीट की तैयारी करते समय सीधा डॉक्टर बन गए थे, और उस बेसिक मैथ में जो तुम्हारा बैकलॉग हुआ था आज तक फ्रेश स्टार्ट नहीं हुआ। ये ज्यादा रिलेटिव, ठीक है। तो अगर मैं वैक्यूम में देखूं तो कम, तो देखो पढ़िए, ध्यान दीजिएगा पढ़ाई पे प्लीज भाइयों एवं बहनों, मैं पढ़ा रहा हूं एकदम फ्रेश होके, भाइयों एवं बहनों मैं एकदम फ्रेश होके पढ़ा रहा हूं, एकदम मां कसम देखिएगा। तो ये जो फोटोन है सॉरी मोमेंटम, मोमेंटम को मास इंटू स्पीड लिख सकते हैं, हाँ, और फोटोन की स्पीड कितनी है सी, तो अगर मैं मूविंग मास ऑफ फोटोन को एम बोलता हूं तो मोमेंटम को क्या लिख सकता हूं सर, एम मास इंटू स्पीड इज इक्वल टू तुम्हारा ई बाई सी है। अरे भाई अपर इक्वेशन को यूज करो तो क्या पी को हम लिख सकते हैं एमसी, और पी बराबर होता है एनर्जी बराबर होता है प्रियंका चोपड़ा, तो पी बराबर होगा ई बाई सी, तो पी बराबर मास इंटू स्पीड मोमेंटम और पी बराबर ई बाई सी है, तो यहां से मास बराबर क्या हो जाए, मास बराबर होगा ई बाई सी स्क्वायर, एंड दैट्स मास इज नथिंग बट मूविंग मास ऑफ फोटोन, मूविंग मास ऑफ फोटोन। तो सर फोटोन का मूविंग मास होता है, यस, फोटोन हैव सम ग्रेविटेशनल मास, देन फोटोन इज इन मोशन एंड मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो वैक्यूम में जब फोटोन चल रहा है, वैक्यूम में जब फोटोन चल रहा है तो आप फोटोन के मोमेंटम को लिखेंगे मास इंटू स्पीड, मास इंटू स्पीड, तो मास इंटू स्पीड बराबर मोमेंटम है ई बाई सी, तो एम बराबर होगा ई बाई सी स्क्वायर। अच्छा ई को हम क्या लिख सकते हैं सर, एच सी बाई लेमडा, किसको लिख सकते हैं ई को, और ये बेटा नीचे सी स्क्वायर, तो सी से सी स्क्वायर कट जाएगा तो नीचे सी आएगा, तो ये आ गया था एस सॉरी एच बाई लेमडा सी, ये है मूविंग मास ऑफ फोटोन, एच बाई लेमडा सी बोलो या ई बाई सी स्क्वायर। अब इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल चीज बता रहा हूं, मजा आएगा सुन के, हालांकि नीट में पूछेगा नहीं, एनसीईआरटी में नहीं लिखा, लेकिन बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं। लाइट बीम फील ग्रेविटेशनल फोर्स, फील ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू इट्स मूविंग मास, ड्यू टू इट्स मूविंग मास, due to its moving mass and deviated by its path when deviated by its path when moving near to the planet, wave moving near to the planet या passes through the planet, passes मतलब प्लेनेट के पास से जब गुजरता है, सिंपल सी बात ये कहना चाहता हूं, जैसे सन है, अब सन से लाइट वेव निकला और मान लो कोई यहां पे हेवी प्लेनेट है, तो प्लेनेट पे तो सीधा एनर्जी पहुंच जाएगा सीधा, लेकिन अगर मान लो लाइट का फोटोन ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो जब ये इधर से आता है तो थोड़ा सा इसकी तरफ बेंड हो जाता है, इस रास्ते पर नहीं जाता
है ना। और जैसे कोई भी मास को मैं छोड़ता हूं तो अर्थ की तरफ भागता है, अर्थ की तरफ क्या होता है, भागता है, पास आता है, अर्थ की तरफ पास आता है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है बेटा। नहीं सॉरी, घटेगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, घटेगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी पोटेंशियल नहीं, सॉरी। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है, बस इतना समझना है। जब वो हेवी प्लैनेट के पास से गुजरता है तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोटोन के पाथ में होता है। सर ऐसा तो नहीं है कि लाइट पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाओगे सर, यस। और इसका मैं प्रूफ दे देता हूं। क्या तुमने कभी ये सुना है मतलब रेड शिफ्ट ब्लू शिफ्ट, कभी सुना है, नहीं सुना है। तो कभी इतना सुना है, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जा रहे हैं अपन, कभी ये सुना है कि यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग। कैसे पता चल रहा है कि यूनिवर्स जो है उसका साइज बढ़ रहा है, तुमको पता है। आधे लोग खुश हो जाएंगे, सर ठीक है सर, हाँ जमीन उमीन सब बढ़ रहा है ना, फैल रहा है। अब अर्थ नहीं फैल रहा है, तो अर्थ पे एक विद्युत सा प्राणी है, यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। सुना है, सुना है यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग कभी। साइंस का बुद्धू है, बायोलॉजी की खुशबू आती है तेरे आसपास से, सुना है, ठीक है। जब सुना है तो एक बात बता, कैसे पता चला यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, पता कैसे चला। जूलॉजी में पढ़ा है, मैं तो पहले ही बोला था। बायोलॉजी की सुगंध आती है तेरे आसपास से। सांस सांस में है फ्रेशनेस, बायो। कैसे पता चला, साइंटिस्ट ने बताया। अच्छा, सपने में आया था क्या तेरे। तो ऐसे पता चला कि पहले सन के ग्रेविटेशनल फील्ड से जो लाइट निकल के हमारे पास आ रहा था, सन के फील्ड से जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मतलब सॉरी उसकी एनर्जी ओवरऑल ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलेगा तो घटेगी, सिंपल सी बात। उसकी एनर्जी क्या होगी, घटेगी। तो जितना दूर से आएगा उतना एनर्जी घट के वो रेड की तरफ जाएगा, रेड की एनर्जी कम होती है। वही डॉपलर इफेक्ट, वही कहते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हो, डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड में वो एनर्जी और फोर्स एक्सपीरियंस करता है, बस इतना आपको समझना है, बस इतना आपको समझना है, ठीक है भाई, बस इतना समझना है। चलिए चलिए चलिए, तो ये सारी बातें तो बताई दी, ये सारी बातें बता दी। क्या ये बता दी, रेस्ट मास ऑफ फोटोन 0, स्पीड ऑफ फोटोन इन वैक्यूम 0, स्पीड ऑफ फोटोन या मीडियम बता दिया, चार्ज ऑफ फोटोन बता दिया, फोटोन कैन नॉट बी चार्ज बता दिया, कैन नॉट डेविएट इन ईएम फील्ड, ईएम फील्ड में फोटोन डेविएट नहीं होता। ये सारा लिख लिख के आपको बता दिया मैंने, ठीक है भाई, सारा लिख लिख के आपको बता दिया। ये तो तुम जानते ही हो कि ये विजिबल लाइट है, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। बाकी पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो है एक्सरे, एक्सरे इज द कलेक्शन ऑफ हाईली एनर्जेटिक फोटोन। क्यों भाई, तो वेव था, अबे वेव था, लेकिन वेव भी तो पार्टिकल जैसा बिहेव करता है। तो एक्सरे, एक्सरे को हम बोल सकते हैं, एक्सरे इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ हाईली एनर्जेटिक फोटॉन्स। चलो, तो ईएम वेव होता है, हाँ वेव नेचर शो करता है तो वेव होता है। और वो वैसे भी ईएम स्पेक्ट्रम, ये स्पेक्ट्रम में जो लाइट है उसको एक एनर्जी पैकेट्स का कलेक्शन है फोटोन। तो भाई एक्सरे भी फोटॉन्स होते हैं, गामा रे भी फोटॉन्स होते हैं। गामा रे इज अ कलेक्शन ऑफ, इससे भी ज्यादा एनर्जी का फोटोन होगा ये, गामा रे और ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये सारे फोटॉन्स ही हैं, रेडियो वेव, इंफ्रारेड, ये सब फोटॉन्स, सब फोटॉन्स का कलेक्शन। यूवी नहीं, विजिबल लाइट है ना, या विजिबल लाइट ये रहा। अच्छा, गलती से मैंने इसको विजिबल लाइट बोल दिया, विजिबल लाइट, सॉरी, विजिबल लाइट ये है बेटा, विजिबल लाइट ये, ठीक है। तो एक्सरे जब किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से गुजरता है तो डेविएट होगा कि नहीं। कहीं मान लो एक्सरे जा रहा है, एक्सरे कहीं से पास कर रहा है, ऐसे एक्सरे पास कर, और इधर ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बताइए एक्सरे डेविएट करेगा कि नहीं, नहीं करेगा, क्योंकि एक्सरे इज द कलेक्शन ऑफ फोटोन, फोटोन इज मासलेस, सॉरी चार्जलेस। तो एक्सरे डज नॉट डेविएट व्हेन पासेस थ्रू इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। एक्सरे does not deviates when it passes through electric or magnetic field, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है।
इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है बेटा? क्लियर है? चलिए अब पावर ऑफ लाइट समझते हैं। पावर ऑफ लाइट, मोमेंटम ऑफ लाइट तो मैंने समझा दिया। पावर ऑफ लाइट क्या होता है? लाइट बीम। पावर ऑफ लाइट बीम क्या होता है? तो पावर ऑफ लाइट बीम होता है, इसके डेफिनेशन से समझते हैं, एनर्जी ऑफ लाइट फॉलिंग पर सेकेंड। एनर्जी ऑफ लाइट बीम, एनर्जी ऑफ लाइट बीम falling per second is called power of light beam। power of light beam, पावर ऑफ लाइट बीम, सिंपल जो पावर का नॉर्मल डेफिनेशन होता है ना वही है। तो ये P फॉर मोमेंटम नहीं है, तो यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि आप कभी P को मोमेंटम समझे कभी पावर समझे, दो चीजें हैं तो कंफ्यूजन हो सकता है। क्या कर सकते हैं? ठीक है, थोड़ा कम पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा भाई। सर ये जूलॉजी के कुछ क्वेश्चंस हैं, बच्चे बोल रहे हैं गलत है, इसको देखना सर एक बार। चलिए, कंफ्यूज तो नहीं होगे? कंफ्यूज हो जाओगे? बोलो। तो पावर जो है वो एनर्जी अपॉन क्या होगा? टाइम। लेकिन यहां पे एनर्जी किसकी लिखेंगे? लाइट बीम की। तो लाइट बीम की एनर्जी क्या होगी? एच एफ बाई टी, एन एच एफ बाई टी, सॉरी, एन एच एफ बाई टी इज इक्वल टू पी, है ना। अब एनर्जी लाइट की लिखेंगे, लाइट की एनर्जी क्या होगी? एन एच एफ बाई टी। इसी को आप लिख सकते हैं एन एच सी बाई लेमडा इंटू टी, ये हो जाएगा आपका पावर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर ध्यान से देखिए। यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर ध्यान से देखिए, ये देखिए। तो P इज इक्वल टू एन एच सी बाई टी इंटू लेमडा, वही स्टेटमेंट लिखा है, कोई चेंज नहीं है, वही स्टेटमेंट लिखा है। अब बताइए मुझे यहां पे एन बाई टी क्या है? सर एन है नंबर ऑफ फोटोन, और टी है टोटल टाइम में जो आया है, टोटल टाइम में जो है। तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, एन बाई टी क्या होगा? नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन, फोटोन पर सेकेंड। अबे बायोलॉजी की खुशबू आ रही तेरे से, बायो तो नहीं है कहीं तू? वैसे खुशबू का उल्टा आ रहा है लेकिन बोल नहीं सकता ना, कंट्रोवर्सी अनलॉक्ड हो जाएगा। नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड एन बाई टी, एन बाई टी, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड एन बाई टी। एन बाई टी इज इक्वल टू क्या होगा? पी बाई लेमडा बटा एच सी। तो इस पर बहुत सवाल आते हैं, बहुत, जेई में, नीट में बहुत सवाल पूछे जाते हैं, टेस्ट में। क्या तुम्हें पावर दे देगा? पावर दे देगा, और नंबर ऑफ फोटोन दे देगा, एच दे देगा, सी दे देगा, लेमडा दे देगा, टी दे देगा, ठीक है। और पूछेगा नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड कितना फॉल कर रहा है, तो आप लिखेंगे पी लेमडा बाई एच सी। और एच सी की वैल्यू एसआई यूनिट में ये मैंने निकाली थी, 2 इंटू 10⁻⁻25। एस सी की वैल्यू मैंने निकाली थी 2 इंटू 10⁻⁻25, 2 इंटू 10⁻⁻25। नहीं बोझ नहीं यार, 2 दिन से तो, 2 दिन नहीं, तीसरा दिन हो गया, रात में 2-3 घंटे सोया हूँ, ट्रैवलिंग कर रहा था ना इसीलिए। आप जूलॉजी भी पढ़ा? और क्या, जूलॉजी मेरा फेवरेट है, फेवरेट है, फेवरेट है।
देखो एन बाई टी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकेंड, पी लेमडा बाई एस सी, पी लेमडा बाई एस सी क्या होगा, पी लेमडा बाई एस सी। और एस सी इज इक्वल टू क्या है, 2 इंटू 10⁻⁻25, 2 इंटू 10⁻⁻25, ठीक है, ये यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंटेंसिटी, चलो थोड़ा पढ़ लेते हैं, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, तुम समझो थोड़ा सा ना, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा इतना कोऑपरेट करो बस, बाकी कोई बात नहीं, पढ़ लेते थोड़ी सी, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लेते थोड़ा सा। इंटेंसिटी ऑफ लाइट बीम, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बीम, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बीम क्या होता है, एनर्जी ऑफ लाइट बीम फॉलिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, पर सेकेंड पर यूनिट एरिया एनर्जी ऑफ लाइट बीम समझिएगा, एनर्जी सॉरी इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बीम, इंटेंसिटी इज द एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड ऑन पर यूनिट एरिया, क्रॉसिंग भी हो सकता है, जर्नी फॉलिंग, एक यूनिट एरिया से एक सेकंड में कितना एनर्जी क्रॉस किया है ना, एनर्जी क्रॉसिंग भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो ये एनर्जी जा रही लाइट बीम की, लाइट बीम की एनर्जी जा रही है और ये कोई बहुत बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया से जा रही है, तो एक यूनिट एरिया से कितनी एनर्जी जाएगी उसको इंटेंसिटी कहते हैं, एक यूनिट एरिया से कितनी एनर्जी जाएगी उसको हम इंटेंसिटी कहते हैं, एक यूनिट एरिया से कितनी एनर्जी जाएगी उसको हम इंटेंसिटी कहते हैं। तो थोड़ा फोकस करिएगा प्लीज, कोई बात नहीं, अभी 20 मिनट पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, आई विल टीच 20 मिनट, ठीक है, और बहुत धीरे धीरे अच्छे से पढ़ाऊंगा, चिंता मत करना, थोड़ा धीरे धीरे, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट बीम, एनर्जी क्रॉसिंग पर सेकेंड पर, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, एनर्जी क्रॉसिंग, एनर्जी क्रॉसिंग, क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ लाइट बीम, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बीम, इंटेंसिटी ऑफ, बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन। और इंटेंसिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से, इंटेंसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से, आई बराबर होता है टोटल एनर्जी ऑफ लाइट बीम, टोटल एनर्जी ऑफ लाइट बीम पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, ए बाई टी। अब एनर्जी कितनी होती है सर, एन एच सी बाई लेमडा ए इंटू टी, ये इंटेंसिटी आएगी। आप यहां पे लाइट बीम को एनएचएफ भी लिख सकते हैं, एनएचएफ, है ना, लाइट की एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, एनएचएफ, फोटोन की एनर्जी को क्या लिखते हैं, एचएफ, फोटोन की एनर्जी को क्या लिखते हैं, एचएफ, अगर मैं फोटोन की एनर्जी को लिखूं तो एचएफ, और लाइट की एनर्जी को लिखूं तो एनएचएफ, तो लाइट बीम की इंटेंसिटी लिख रहे हैं, तो लाइट बीम की एनर्जी एनएचएफ बाई एटी, एनएचएफ बाई एटी, क्या लिखेंगे, एनएचएफ बाई एटी, ठीक है भाई साहब, एनएचएफ बाई एटी हमने लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं, एनएचएफ बाई एटी लिखा। तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं कि जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी है, डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, ट्रू और फॉल्स, आराम से सोच के बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये, क्या है, इंटेंसिटी ऑफ, इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, क्या इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है ना, हाँ या ना, यस और नो, ये आपको सोच के बताना, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 30 सेकंड का पोल है, 45 सेकंड में देता हूं, ट्रू और फॉल्स बताना है बस, बताइए।
चलिए बताइए, तो उसका सही जवाब होगा ट्रू। बिल्कुल करता है, फॉर्मूले में साफ साफ दिख रहा है। तो 42% लोग कह रहे हैं ट्रू, 55% लोग कह रहे हैं फॉल्स। गजब ही दुनिया है भाई। मतलब तुम पढ़ते हो, सोच के कुछ बोलते हो कि एकदम तुक्काबाज हो? बताओ, पढ़ते हो, सोच के बोलते हो, एकदम तुक्काबाज हो। कहां पढ़े हो बे? ये तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा है ना? शर्म कर थोड़ा सा। कुछ भी जवाब दे रहा है, कुछ भी नाला, कुछ भी। क्या पढ़ा है? क्या पढ़ा है बता, क्या पढ़ा है बताना। क्या पढ़ा क्या है? बिल्कुल ये तो फॉर्मूला ही दिख रहा है भाई। इंटेंसिटी क्या होता है? लाइट बीम की एनर्जी, और लाइट बीम की एनर्जी क्रॉस कर रहा है पर सेकंड पर एरिया। तो जितने एरिया से कर रहा है उतने एरिया से डिवाइड करो, तो एरिया तो एक्सटर्नल फैक्टर है, ये बीम की इंटेंसिटी है। तो बीम की इंटेंसिटी मतलब बीम से कितनी एनर्जी क्रॉस की है एक यूनिट एरिया से। मान लो ये एरिया है, अब एरिया से इतनी एनर्जी क्रॉस की, तो एक यूनिट एरिया से कितनी करेगी? तो ए से तुम डिवाइड कर दे रहे हो, तो एक यूनिट एरिया से आ गई। एरिया तो एक्सटर्नल फैक्टर है, हम लाइट की बात कर रहे हैं। तो लाइट की जो एनर्जी क्रॉस की है, ऑफकोर्स लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। ऑफकोर्स लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। हां, इंटेंसिटी इज नथिंग बट टोटल एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। एंड टोटल एनर्जी कितना क्रॉस करेगा वो लाइट बीम की एनर्जी है, लाइट बीम की एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। क्या पढ़े हो भाई? बिल्कुल करती है। अगर मैं तुमसे ये पूछूं फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, अब बताइए ट्रू है कि फॉल्स? फॉर्मूला देख, फॉर्मूला देख, आराम से सोच के बता। बता, ये फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगी। सोच। चलिए, तो देखते भाई साहब क्या कहती है जनता। मेरे हिसाब से आंसर बी होगा, 64%। फिर 34% जनता तुक्का मार के ट्रू बोलती इसको। 34% ये गधेरा, नालायक, बेवकूफ, पहली बार पढ़ रहा है क्या बे? फोटोन उटोन सुना ही नहीं नाम, सरी का होता है। 64% 65% लोगों ने सही बोला है। यस फॉल्स। अब समझ कैसे, देख भाई, ये मान ले सोर्स है। अब सोर्स की हम फ्रीक्वेंसी डिफाइन करते हैं, इंटेंसिटी डिफाइन नहीं करते। हम सोर्स की क्या डिफाइन करते हैं? फ्रीक्वेंसी डिफाइन करते हैं। मतलब यहां से जो फोटोन निकलता है ना, उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, और इसी फ्रीक्वेंसी की वजह से हम एक फोटोन की एनर्जी डिफाइन करते हैं। और टोटल एन फोटोन है तो एन फोटोन की एनर्जी डिफाइंड हो जाएगी एन से मल्टीप्लाई करके। और फ्रीक्वेंसी इज द नेचर ऑफ सोर्स। इसलिए मीडियम भी जब चेंज होता है ना, मीडियम भी जब चेंज होता है ना, तो आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। मीडियम चेंज होता है तो इंटेंसिटी चेंज होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। समझने की कोशिश करिए कि फ्रीक्वेंसी सिर्फ सोर्स डिसाइड करता है। फ्रीक्वेंसी ओनली डिपेंड्स ऑन सोर्स, ओनली डिपेंड्स ऑन सोर्स। ये सोर्स की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि किसी सोर्स से जो लाइट निकलेगा, फोटोन निकलेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो सोर्स डिसाइड करेगा। वो कौन डिसाइड करेगा? वो सोर्स डिसाइड करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ठीक है, मतलब मान लो यहां से एक फोटोन निकला, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो सोर्स की डिसाइड करके भेजेगा, सोर्स डिसाइड करके भेजेगा। तो एक एक फोटोन की एनर्जी हम निकाल सकते हैं। एक फोटोन की एनर्जी HF, 2 फोटोन की 2HF, 3 फोटोन की 3HF, 4 फोटोन की 4HF, 5 फोटोन की 5HF। और 5 फोटोन ए एरिया से गया है तो लिखोगे 5HF/80, और वो इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी पे बिल्कुल डिपेंड करेगा। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा हर एक फोटोन की एनर्जी होगी। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा हर एक फोटोन की एनर्जी होगी।
और हर एक फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी तो क्रॉस करने वाला एनर्जी बढ़ गया। इसलिए इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। यस, इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी। फ्रीक्वेंसी इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। क्या आपको समझ में आया? अच्छा, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। अब और चलिए और बताता हूं। इंटेंसिटी को हम लिखते हैं, I बराबर NHF बाई AT। तो एरिया और टाइम तो देखो सोर्स की, लाइट की प्रॉपर्टी नहीं है। लाइट की प्रॉपर्टी तो इंटेंसिटी, ये तो एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है। आप लिख सकते हो कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन। इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखो बेटा, 2 फोटोन जा रहे हैं तो 2 फोटोन ऐसे जा रहे होंगे, 4 जा रहे हैं तो 4 ऐसे जा रहे होंगे, 6 जा रहे हैं तो 6 ऐसे जाएंगे, 8 जा रहे हैं तो 8 एकदम कंसंट्रेटेड जाएंगे। तो जितनी ज्यादा फोटोन होगी, क्या एक यूनिट एरिया से जितनी ज्यादा फोटोन क्रॉस करेगी उतनी ज्यादा एनर्जी क्रॉस करेगी? हाँ सर। तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ फोटोन एंड ऑल्सो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर तुमसे बोले कि मैंने फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया और नंबर ऑफ फोटोन को डबल कर दिया, तो अगर फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया तो हर एक फोटोन की एनर्जी बढ़ गई। अगर मान लो यहां से 2 फोटोन जा रहे थे एकदम जगमगाता हुआ, और मैं बोलूं कि फोटोन की फ्रीक्वेंसी f थी, तो इसकी एनर्जी कितनी होगी? hf, और इसकी भी एनर्जी होगी hf। अब मैं कह रहा हूं कि फोटोन की फ्रीक्वेंसी डबल कर दी। अगर मैंने फोटोन की फ्रीक्वेंसी डबल कर दी तो यहां पे एनर्जी कितना जाएगा? एक फोटोन की 2hf, दूसरे की 2hf, और नंबर ऑफ फोटोन भी डबल कर दिया तो ये भी जाएगा 2hf और ये भी जाएगा 2hf। अब मुझे बताओ इंटेंसिटी कितनी हुई? तो इंटेंसिटी डिफाइन करोगे तो टोटल एनर्जी 2hf ही हुआ, और यहां पे इंटेंसिटी डिफाइन करो 2hf 2hf 2hf, 2 दूना 4 दूना 6 दूना 8, 8 गुना हो गया क्या? 8 गुना कैसे हो गया है? हाँ तो सही है ना, 8 गुना हो गया। यस, तो यहां पे 2hf और यहां पे 8hf, तो 4 गुना बढ़ गया। देखो ये वाव, मतलब सच में पहली बार इतना फोटो बना के मैंने विजुअलाइज कराया। इफ फ्रीक्वेंसी, वाओ यार, फ्रीक्वेंसी एंड नंबर ऑफ फोटोन बोथ बिकम्स डबल, बोथ बिकम्स डबल। वाओ, जस्ट वाओ, मतलब तुम्हारे आंखों के सामने दिख गया यार, मैं खुद में मजा आ गया ये। अगर मैं यहां पे इंटेंसिटी को आई बोलता हूं, मान लो कि इसकी इंटेंसिटी को मैंने आई बोला, तो इसकी इंटेंसिटी पता है कितनी हो रही है? 4i। देखो तो निकालो तो कैसे? तो यहां पे देखो, मान लो ए एरिया है, तो यहां पे वो होगा 2hf बाई 80, और यहां पे क्या होगा? तो 2 2 4 2 6 2 8, 8hf बाई 80, यहां पे 2hf बाई 80, यहां पे 8hf बाई 80, तो 4 गुना इंटेंसिटी बढ़ गया। देखो वाओ, तो फ्रीक्वेंसी एंड नंबर ऑफ फोटोन दोनों डबल किया, तो ये डायग्राम बना। देखो तो यस, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ फोटोन, यस, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। सच में पहली बार ये आंखों के सामने दिखा मुझे तो यार, मैं तो ये समझाने में तो एकदम डैश हो जाता है, सच बताता हूं, डैश हो जाता है एकदम। तो खुद इस पर फोकस कर, खुद समझ कि देख ये इंटेंसिटी है, एरिया और टाइम मैंने दोनों में सेम रखा, प्लैंक कांस्टेंट दोनों में सेम है। पहले 2 फोटोन है और सबकी फ्रीक्वेंसी f है, तो 2 फोटोन गया तो hf 2hf गया, तो यहां पे रख दो। 2 फोटोन है तो नंबर ऑफ फोटोन 2, फ्रीक्वेंसी f, तो 2hf बाई 80, और इसमें हो जाएगा 8hf बाई 80। तो इससे डबल हुआ ना, 2 से डबल हुआ ना 8। सच में। और अगर मैं तुम्हें बोलूं कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ फोटोन बिकम्स डबल, तो यहां पे क्या होगा? तो पहले 2 फोटोन आ रहे थे, अब नंबर ऑफ फोटोन डबल हो गए तो 4 हो जाएंगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या है? कांस्टेंट है, तो ये रहेगी एनर्जी hf। तो यहां पर जो इंटेंसिटी जाएगा वो डबल ही हुआ बस। ये था 2 फोटोन की वजह से 2hf, 4 फोटोन की वजह से 4hf। वाओ। और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट कब रहती है? जब सोर्स को सेम रखोगे। सोर्स वही रह गया, सोर्स चेंज नहीं किया, सोर्स बिकम सेम, सोर्स रिमेन्स सेम, सोर्स सेम रह गया। यहां पे फ्रीक्वेंसी तभी चेंज होगी जब आपने सोर्स चेंज किया होगा। तो फ्रीक्वेंसी चेंज कर दिया मतलब सोर्स चेंज कर दिया होगा, जहां से फोटोन निकल रहा है, अनफोटोन और नंबर ऑफ फोटोन भी चेंज कर दिया। और अगर तुम्हें बोले डायरेक्ट कि नंबर ऑफ फोटोन डबल हो गया, तो बताओ क्या केस मानोगे? सिर्फ बोले कि नंबर ऑफ फोटोन डबल हो गया, फ्रीक्वेंसी के बारे में कुछ नहीं कह रहा, बिकम्स डबल, फ्रीक्वेंसी के बारे में कुछ नहीं कह रहा, तब बताओ क्या होगा? तब यहां पे कौन सा केस एज्यूम करोगे?
तब यहाँ पे यही केस अज्यूम करोगे कि नंबर ऑफ फोटोन डबल हो गया, फ्रीक्वेंसी के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, तो बाय डिफॉल्ट सोर्स आप सेम मानेंगे, और सोर्स सेम मानेंगे तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट ही रहेगा। तो यहां पे आपकी फ्रीक्वेंसी होगी सेम, वही रह जाएगी। जब तक फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करेगा, फ्रीक्वेंसी को तुम वही मानोगे। तो यहां पे भी इंटेंसिटी क्या हो गई, डबल हो गई। सारा कहानी खत्म कर दिया यार, मजा आ गया सब। तो तुम पता है क्या करो, ऐसे बनाओ, इसको मीट में बनाओ, एक डायग्राम यहां पे ले जाओ कि नंबर ऑफ फोटोन फ्रीक्वेंसी दोनों डबल किया, एक डायग्राम यहां लाओ कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नंबर ऑफ फोटोन डबल, एक डायग्राम यहां लाओ कि सिर्फ नंबर ऑफ फोटोन डबल किया, फ्रीक्वेंसी के बारे में कुछ नहीं कहा है। फ्रीक्वेंसी के बारे में कुछ नहीं कहा है तो फ्रीक्वेंसी आप कांस्टेंट मानोगे बाय डिफॉल्ट। आज तक के इतिहास में मैंने इसको जब भी पढ़ाया है मुझे 4 बार समझाना पड़ा है। पहली बार में मुझे लगता है 1 बार में मैंने समझा दिया। क्या फर्क पड़ता है, नींद में हूं लेकिन एकदम गूम्स बूम्स करा दिया। इतना सुंदर एक्सप्लेनेशन मैंने आज तक कहीं नहीं देखा है और नहीं पढ़ाया है, मैंने खुद बता रहा हूं। इतना सुंदर एक्सप्लेनेशन मैंने खुद कभी नहीं किया है, ना कभी पढ़ाया है, और ना ही कभी किताब में कहीं मुझे मिला है। पर 10 किताब पढ़ी होगी मैंने, 10 किताब पढ़ी होगी मैंने। अब सवाल देख, इफ इंटेंसिटी बिकम्स डबल देन नंबर ऑफ फोटोन विल बी। बहुत तो उल्टा पूछ ले लो रे, बताओ क्या करोगे। फ्रीक्वेंसी के बारे में सर कुछ नहीं कहा है तो क्या करें, फ्रीक्वेंसी बाय डिफॉल्ट कांस्टेंट मानेंगे। जब तक तुमको सोर्स के बारे में ये ना बोले कि चेंज किया है और ये ना बोले कि फ्रीक्वेंसी चेंज किया है, तब तक आप फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट ही मानो। मतलब क्वेश्चन में चर्चा ही नहीं करी फ्रीक्वेंसी को ना, तो कांस्टेंट मानो, ठीक है, कांस्टेंट मानोगे, ठीक है बेटा, ठीक है। बताओ आंसर क्या होगा। तो आई बराबर NHF बाई 80। अब मेरी बात सुनना, ये कह रहा है कि इंटेंसिटी बिकम्स डबल, तो अगर इंटेंसिटी को डबल कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट तुमने फ्रीक्वेंसी के बारे में कुछ नहीं कहा, प्लैंक कांस्टेंट वैसे ही कांस्टेंट होती है, पूरा कांस्टेंट हो गया। तो इंटेंसिटी डबल कैसे होगी, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ फोटोन। इंटेंसिटी डबल होगा मतलब नंबर ऑफ फोटोन डबल होगा, मतलब सीधा डबल आंसर आएगा। जब तक फ्रीक्वेंसी के बारे में कुछ नहीं कहा उसको हम कांस्टेंट, ठीक है। अब सवाल देखो, ये सवाल देखो, इफ फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी बोथ बिकम्स डबल देन नंबर ऑफ फोटोन, देन नंबर ऑफ फोटोन विल बी। नंबर ऑफ फोटोन क्या होगा, ये SCV का सवाल है और अच्छा सवाल है, कंट्रोवर्शियल सवाल है, इसमें खूब डिबेट हुई है बड़े बड़े लोगों से कोटा में मेरी। डबल सॉरी सेम, डबल, हाफ, 4 टाइम्स, बड़े बड़े चाचा लोगों से मेरी डिबेट हुई है इस पर। वो SCV को गलत बताते थे, मैं सही बताता था। SCV के मॉडर्न फेज का क्वेश्चन नंबर 4 है, ये देख लेना, सोच के जवाब दो। बहुत चाचा लोगों से डिबेट हुआ, अरे एक चचा थे, चचा डैश थे वो। क्या हो रहे, फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी बहुत बिकम्स डबल, तो इंटेंसिटी बराबर NHF बाई 80। उसने बोला कि इंटेंसिटी को डबल किया तो इंटेंसिटी डबल और फ्रीक्वेंसी डबल, तो नंबर ऑफ फोटोन पे क्या फर्क पड़ेगा। ये तो प्योर कांस्टेंट है तुम्हारा, ये प्लैंक कांस्टेंट तो नहीं बदल जाएगा, पर यूनिट एरिया का मतलब थोड़ी ना बदल जाएगा, पर सेकंड का मतलब थोड़ी ना बदल जाएगा। तो ये डबल, तो ये डबल से डबल कट गया, नंबर ऑफ फोटोन डज नॉट चेंज, ये सेम रह जाएगा। रेसिपी में यही दिया, बिल्कुल सही दिया। तो लोग क्या कहते थे कि इंटेंसिटी का मतलब ही नंबर ऑफ फोटोन होता है, शायद बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, इंटेंसिटी का मतलब ही नंबर ऑफ फोटोन होता है। भाई इंटेंसिटी मतलब काउंटिंग ऑफ फोटोन, तो अगर हमें फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं, अगर इंटेंसिटी को डबल किया तो नंबर डबल होना ही चाहिए, ऐसा लोगों का सोचना होता है ना, ऐसा लोगों का सोचना होता है। बी आंसर देते हैं, लेकिन मैं तो 1 देगा, मैं तो 1 देगा और तू भी 1 दे रहा है, तो बिल्कुल सही दे रहा है।
बिल्कुल सही, बिल्कुल। हम ना इंटेंसिटी बराबर NHF बाई AT पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं। तो लोग कहते हैं कि देखो यार ऐसा है कि इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फोटोन ही होता है, हमने किताब में पढ़ा है। अबे पूर्वक, किताब में पढ़ने से पहले तूने ये नहीं पढ़ा कि तब होगा जब सोर्स के बारे में चर्चा नहीं करेंगे और फ्रीक्वेंसी को बाय डिफॉल्ट कांस्टेंट रखेंगे, तब होगा। तब बिल्कुल इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फोटोन होगा। बिल्कुल, इंटेंसिटी इज द काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ फोटोन। इंटेंसिटी का मतलब ही नंबर ऑफ फोटोन है, लेकिन एक कंडीशंस पे, जब तुम फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट मानोगे। अगर तूने फ्रीक्वेंसी को छेड़ा, अगर फ्रीक्वेंसी को छेड़ा तो ये वाला कांस्टेंट होगा, फ्रीक्वेंसी n के साथ चिपक के इंटेंसिटी को डिफाइन करेगा। तो यस, इंटेंसिटी मींस नंबर ऑफ फोटोन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इंटेंसिटी मींस नंबर ऑफ फोटोन। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऐसे एक्सप्लेन भी किया होगा आपने। इंटेंसिटी मींस नंबर ऑफ फोटोन, यस यस यस, बट एट अ कंडीशन कि हम सोर्स को चेंज नहीं कर रहे हो, एट अ कंडीशन कि हम सोर्स सेम रखे। बुझलो? बिल्कुल। तो बोल दे कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, तो भाई NHF बाई AT में सबको मैं फिक्स मान लूंगा अगर तू सोर्स को चेंज नहीं कर रहा। फिर इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फोटोन। तो कितने लोग ये समझते थे? बहुत सारे लोग समझते होंगे कि इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फोटोन ही होता है। हमने पढ़ा है सर, हमने पढ़ा है सर, तो सही समझते हैं, गलत नहीं समझते हैं। लेकिन उसमें क्या कंडीशन है समझे? क्या कंडीशन है समझे? चलो ये सवाल करो पहले, क्या कंडीशन है समझे? कि सोर्स के बारे में कुछ ना बोले तब तक, फ्रीक्वेंसी के बारे में कुछ ना बोले तब तक, या फ्रीक्वेंसी को इंटेंसिटी कांस्टेंट बोले तब तक। अगर फ्रीक्वेंसी को चेंज किया तो दुनिया हिल जाएगी। ठीक है, चलिए चलिए। हाँ, रेस्ट लेने जरूरी है, थोड़ा रेस्ट किया नहीं मैंने। यस, आई विल टेक रेस्ट, बट मन नहीं कर रहा यार। पढ़ो पहले तो। ग्रीन लाइट, मान लो कि ग्रीन लाइट का बीम है एंड रेड लाइट का बीम है, हैविंग सेम पावर, पावर सेम है उसका, देन बीच हैव अ लार्ज नंबर ऑफ फोटोन। तो किसमें नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा होगा? करो, ये करने वाला सवाल है, करने वाला सवाल, करने वाला सवाल। करो, ठीक है। पोल क्रिएट कर रहा हूं, देख मैं हूं यहीं पे, देख मैं हूं यहीं पे, हाथ चला रहा हूं, देख मैं यहीं हूं, आराम से कर। यही हूं मैं, बायोलॉजी की कसम मैं यही हूं, बायोलॉजी की कसम मैं यही हूं, बायोलॉजी की कसम यही हूं। बायो यो, बायो यो है हम, बायो यो है हम। जय बायो यो माता, बिना बुद्धि के ही हम परता। जय बायो यो माता, बिना बुद्धि के हम परता। बिना लक्ष्य का कैलकुलेशन के ही सारा सवाल करता। जहां फिजिक्स का एक सवाल आ जाता। अच्छा, भूत पिरात फिजिक्स निकट नहीं आवे। जहां बायो माता का नाम सुनावे। ओम जय जय बायो माता। जहां फिजिक्स जैसे भूत प्रेत फिजिक्स निकट नहीं आवे। जहां बायो यो का नाम सुना था। जय बायो यो माता। चलिए, क्या होगा? तो देखो, पावर बराबर है ना, तो पावर ऑफ ग्रीन बराबर पावर ऑफ रेड। पावर ऑफ ग्रीन क्या होगा? तो पावर तो डिफाइन होता है NHF/T ग्रीन के लिए, और ये हो जाएगा NHF/T, NHF/T रेड के लिए। अब दोनों में कॉमन क्या है? पर सेकेंड कॉमन होगा, H कॉमन होगा,
तो नंबर ऑफ ग्रीन इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रीन बराबर नंबर ऑफ रेड इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड का प्रोडक्ट बराबर का पावर का पूरा वैल्यू लिखो, पावर बराबर। हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रीन इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड, पक्की बात है, ग्रीन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट दोनों के लिए बराबर है, फ्रीक्वेंसी ग्रीन का ज्यादा होता है, फ्रीक्वेंसी रेड का कम है, लेकिन नंबर के साथ प्रोडक्ट बराबर होना चाहिए। तो ग्रीन का नंबर कम होगा, रेड का नंबर ज्यादा 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 होगा, रेड का नंबर, सॉरी 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 गलत कर दिया, गलती से लग गया, सॉरी बायो माता, ओ बायो माता सॉरी। बी 58-59% लोगों ने सही किया, लेकिन बाकी लोग एकदम गधे हैं। क्या था? जय 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 बायो यो माता, बिना बुद्धि के ही हम परता, जय बायो यो माता, बिना कैलकुलेशन के ही हम सारा सवाल करता, जय हो जय बायो यो माता, भूत पिशाच फिजिक्स निकट नहीं आवे, जब बायो यो माता का नाम सुनावे, भूत पिशाच फिजिक्स निकट नहीं आवे, जब बायो यो माता का नाम सुनावे, जय बायो यो माता। यस ठीक है, दो चार लाइन कल जोड़ूंगा, इसमें सही आ गया। फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 MeV फोटोन इज, तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दिया हुआ है, तो उसका फ्रीक्वेंसी पूछा है। ठीक है, ठीक है, कैसे करोगे, कैसे करोगे? फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 MeV फोटोन, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन की एनर्जी है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? एनर्जी इज इक्वल टू एन, क्या बोला है, फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 1, अच्छा फोटोन की बात करिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 MeV, तो एफ एनर्जी बराबर HF लिख लो, और एनर्जी 1 MeV दिया हुआ है, तो 1 MeV बराबर H की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू फ्रीक्वेंसी। और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जब इधर तुम H की वैल्यू SI यूनिट में रख रहे हो बेटा, तो इधर भी SI यूनिट में रखोगे। मेगा मतलब 10 टू द पावर 6, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल, इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34। यहां से फ्रीक्वेंसी बेटा निकल जाएगा, समझ रहे हो क्या? यहां से फ्रीक्वेंसी निकल, ठीक है, ठीक है, कर लोगे ये कैलकुलेशन। चलो, तो आगे कुछ मैं सवाल दे रहा हूं, जैसे पावर ऑफ लाइट बीम, पावर ऑफ लाइट बीम इज 10 किलोवाट एंड वेवलेंथ इज 300 नैनोमीटर, देन फाइंड नंबर ऑफ फोटोन। ये कर लोगे सवाल, सीधा फॉर्मूला लगाना है पावर का। और सिर्फ यही सवाल नहीं, यही सवाल नहीं, मैं तुम्हें दो चार अच्छे सवाल देता हूं, मतलब लिटरली बहुत अच्छे सवाल देता हूं, मजा आएगा जिसमें, और मैं सच में तुम्हें और अच्छे सवाल देता हूं। चलो, ये बेकार की फालतू सवाल नहीं दूंगा, अच्छे सवाल देता हूं, और जेई के सवाल देता हूं, एकदम मजा आ जाएगा, ठीक है। ये सब छोड़ो, ये सब सवाल करके आना। मोमेंटम ऑफ फोटोन, ये देखो, ये जेई मेन 2024 का सवाल है, ये देखो 24 का सवाल है, ये देखो 24 का सवाल है, ये देखो 24 का सवाल है। अरे बाप रे, बार बार टाइप तो नहीं करते, रिपीट होगा तो हटा देना। और ये 23 का सवाल है, 20 का सवाल है, 19 का सवाल है, 23 का सवाल है, ये भी एक सवाल है, ठीक है। तो ये सब आप करके आना कल। 10 होमवर्क दिया आपको, सारे होमवर्क को अटेम्प्ट करना, मजा आएगा कल, सारे होमवर्क कराऊंगा ना अच्छे से, एक एक करके, ठीक है। अरे बाप रे, तेज भागा एकदम। तो सब कैलकुलेशन है, सब पावर पे, नंबर ऑफ फोटोन पे, फ्रीक्वेंसी पे, ये सब ऐसे ऐसे छोटे छोटे सवाल। देख लो 24 में ही 4 सवाल पूछ ले, तो अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाओगे, सवाल पढ़ोगे, नहीं होगा छोड़ देना, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, ठीक है ना, कल कर लेंगे। नहीं होगा तो छोड़ दो, सवाल पढ़ के आ जाना बस, सवाल तो पढ़ ही लेगा ना यार। और क्यों करे सर जेईई के सवाल है, नहीं पढ़ोगे तो अच्छा, लैंग्वेज है, समझने, लैंग्वेज समझने की आदत डालनी जरूरी, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।